Hi everyone, welcome back to our channel. Today in this video we will do MLT week 2 complete. We will revise some theory and then we will practice some questions. I have taken some of the questions from practice assignment and from recent term PYQs as well. Like 2-3 questions are there, but still I don't think that these questions would be sufficient for you to practice the complete week too. So I maybe record another video for the coming weeks. For quiz one, basically in the coming weeks. So I'll try to cover the theory part majorly there, and some PYQs, or maybe one PYQ complete will going to solve in that revision session. So uh, okay, so I think we can start now. And since we have already gone through week 1 MLT, right? So, where we learned about representation learning, dimensionality reduction, PCA, a lot of things were there. So, what is PCA basically? So, PCA is the principal component analysis. It tells us about the directions or independent directions, to be specific, which directions are important along which of the following vector we have to. We will be capturing most of our variance. तो जहाँ हमारा वेरिएंस ज़्यादा होगा, जहाँ similar data points को we can group it together. So we have learnt about these basic terms about PCA, and in this week too we will majorly focus on the issues with PCA or the drawbacks of PCA, that why it is not helpful. ठीक है, अभी हमने देखा कि PCA was helpful, लेकिन आप इमेजिन करो कि पीसीए क्या कहता था, उसका प्रिंसिपल दो प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। फर्स्ट डिमेंशनैलिटी रिडक्शन, एंड सेकंड इज कि वो लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है और उसके बेसिस पे वो आउटपुट हमें देता है कि वेदर द डेटा सेट आर अलाइंड और नॉट अलाइंड। ठीक है, और फिर उससे जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हमें उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लेकिन ये हर आइडियली पॉसिबल है, लेकिन हर रियल लाइफ एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होगा। जैसे स्पाइरल शेप आपने देखा होगा आई गेस, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो बहुत कर्व होता है, विच इज़ नॉट लीनियर। या कोई भी नॉन लीनियर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा फेस का स्ट्रक्चर, फेस रिकॉग्निशन। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस टर्म। तो जो फेस रिकॉग्निशन में था कि जो पिक्सेल्स होते हैं ना, हर जगह से इसका डायमेंशंस देखना सब चीज़, तो वो लीनियर तो ऑब्वियसली नहीं होता है। तो वहाँ पे हम हमारे पीसीए को यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो स्मॉलर डायमेंशन होता है हमारे पास, जो छोटा सा स्पेस होता है, हम उसको हायर डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्नल्स। और वो कर्नल्स हमें किसी भी फॉर्म के डेटा सेट को, चाहे वो नॉन लीनियर हो, स्पाइरल शेप की हो, या फिर फेस के स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो वो कितना ही नॉन लीनियर क्यों ना हो, हमें वो हायर डिमेंशन को एक छोटे से स्पेस में, या छोटे डिमेंशन को एक हायर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में इमेजिन करने में भी हेल्प करता है। और उसके बाद जब हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो हम जो लीनियर पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे हम पीसीए अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट डायरेक्टली। और रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स क्लैश होंगे जहाँ पे वी विल नॉट बी यूजिंग द लीनियर रिलेशनशिप्स एवरीवेयर, है ना। जैसे बीडीएम एक कोर्स है, और बिजनेस एनालिटिक्स में भी ये सब हमने देखा है कि स्टॉक्स, इसका डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, पाई चार्ट्स, हम कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट एंड स्टाइल से अवेयर हैं, राइट। तो हमें पता है कि कभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम, जैसे कोई कंपनी है, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूसली मेकिंग सम प्रॉफिट्स, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो जो जो भी इंस्टेंस हमने लिया है वो कांस्टेंट उसका ग्राफ हो, और या फिर मैं कहूँ कि सिंपलर वर्ड्स में वो लीनियर हो, है ना। इट इज़ नॉट नेसेसरी। इस वजह से हम कर्नल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे वीक 2 में, जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि जब हमारा डेटा सेट, जैसे हमें स्टॉक प्राइस कैलकुलेट करना हो गया, या प्रीवियस ईयर का कोई डेटा कैलकुलेट करना हो गया, हमारे पास पास्ट डेटा था, उसकी हेल्प से करंट ईयर का प्रेडिक्शन बताना है कि वेदर दे आर इन प्रॉफिट लॉस और कितने परसेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम
कर्नल्स की हेल्प से भी समझ सकते हैं और हम बहुत सारी एनालिसिस हम हमारे एमएलटी कोर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा बहुत थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दूँ एज़ यूजुअल और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ऑल्दो अगर आपको लगता है कि आप मुझे कोई और क्वेश्चंस एडिशनल क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर इस पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब मेरी अब जो वीडियोस आ रही हैं अगर ये थोड़ी भी हेल्पफुल हो रही हैं या आपको थोड़ा भी अगर आप ग्रेड में इम्प्रूव कर पाओगे, लाइक ए ग्रेड डी ग्रेड से अगर आप थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है या जो भी आपके स्कोर्स हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, जो भी है ना, तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा या जो भी आपको जो लगता है कि मुझे कंसिडर करना चाहिए आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक देते रहिए कि क्या क्या चीज़ें मैं और इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। नाउ कमिंग टू द वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि मशीन लर्निंग का जो पार्ट है, बेसिकली मशीन लर्निंग फाउंडेशन, जहाँ पे हम एसवीडी और बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। और मशीन लर्निंग टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं लाइक KNN और भी डिसीजन ट्री, बहुत सारे टॉपिक। इनफैक्ट हमारा पूरा कोर्स ये गेट जो भी स्टूडेंट्स गेट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, विच ऑब्वियसली मैनी ऑफ अस आर डूइंग द प्रिपरेशंस अलॉन्ग विद, मतलब गेट की प्रिपरेशंस अलॉन्ग विद आर कोर्स वर्क। तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो थ्योरी पार्ट जो मैं अभी कवर कराऊंगी, लाइक बेसिक टॉपिक वाइज जो होगा PCA के बारे में, कर्नल के बारे में, और फिर हम न्यूरल नेटवर्क्स पे जाएंगे, डिसीजन ट्री करेंगे, और जो भी चीज़ें हम कवर करेंगे उसका थ्योरी पार्ट आई कैन कंफर्म कि आई एम वेरी श्योर कि आपका मैं 60 to 70% वो थ्योरी पोर्शन इस वीडियो की हेल्प से, इस वीडियो के मीडियम से बेसिक क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऑब्वियसली गेट का पेपर इतना इजी नहीं है कि पूरा का पूरा हमारा कोर्स वर्क ही आ जाए। 90% सिलेबस भले ही सेम है, सेम क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन उसकी लेवल, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, लाइक रीलू फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गेट में ऑब्वियसली एडवांस होगा क्योंकि हम वहाँ पे ग्रेजुएशन करके ही जा रहे होंगे और फिर हम अपना एग्ज़ाम लिख रहे होंगे। सो दे मस्ट बी, दे मस्ट प्रिपेयर दैट लेवल ऑफ क्वेश्चन कि उन बच्चों को टैकल करने में, उन्हें सॉल्व करने में टाइम लगे। दैट इज़ वाई वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं अब जो मेरी वीडियोज़ होंगी मैं ट्राई करूँगी कि फ्यूचर में आई कैन इंक्लूड 1-2 क्वेश्चंस जो भी मैं पढ़ाऊँ जो गेट के क्वेश्चन से आया हुआ हो। ऑल्दो मैंने इस वीडियो में वो क्वेश्चन नहीं रखा है, लेकिन मैं वो क्वेश्चन ज़रूर लाऊंगी। अभी नहीं, मे बी आफ्टर द मे टर्म या फ्रॉम मे टर्म ऑनवर्ड्स मैं वो स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन आई एम प्रिपेयरिंग माई नोट्स कि मशीन लर्निंग के लिए आई विल हेल्प यू, राइट। और जो भी जैसे DBMS या PDS है, जो भी कोर्स मैंने पढ़ रखे हैं या अभी मैं पढ़ रही हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगी कि हमारे कोर्स के साथ साथ 90% के साथ साथ हम एक क्वेश्चन वो भी लाएं। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मेंटल एबिलिटी ज़्यादा यूज़ होगी, थिंकिंग ज़्यादा इम्प्रूव होगी, तो वो आपको दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, चाहे ये वीडियो छोटी हो, बड़ी हो, वीडियो लेंथ जो भी हो, लेकिन आपकी थ्योरी पार्ट अगर क्लियर है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको क्वेश्चन का अप्रोच आना चाहिए, दैट्स इट। और फिर आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चन करें या फिर हमारे सिंपल क्विज़ेस में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। और इससे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इस वीक से, डायरेक्ट, मतलब कभी कभी तो नंबर्स भी चेंज नहीं होते और समटाइम्स जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। लाइक एक जगह वहाँ पे किसी से प्रोबेबिलिटी पूछ ली, जस्ट फॉर आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल, एक जगह प्रोबेबिलिटी पूछ ली तो उसको दूसरी जगह सेम क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन उसमें ऐड ऑन कर दिया कि प्रोबेबिलिटी के साथ-साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी डाल सकते हैं, या नाइव बेस या गॉसियन एलिमिनेशन, बहुत सारी अलग-अलग टेक्निक्स वो लोग वहाँ पे एडिशनली डाल देते हैं। बट क्वेश्चन का फॉर्मेट, अगर आपको थ्योरी पोर्शन क्लियर है तो आपका बेसिकली जो अप्रोच है वो समझ आ जाएगा ना। तो इस वीक के जो क्वेश्चन है वो इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि कभी लाइव सेशंस भी कराएं, बट अभी क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े टफ कोर्सेज हैं, कोडिंग मेरे लिए इतनी आसान नहीं है, इस वजह से मैंने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स नहीं लिए हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ, उसके लिए भी मैंने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके,
So issues with kernel PC, let's just quickly go through the notes once. ठीक है, when d is greater than n, d is our feature. ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हों, हमारे एग्जाम्पल और नंबर ऑफ सैम्पल से, then we use then what we do, calculating the eigenpairs means eigenpairs what, lambda comma v, right? Lambda is my eigenvalue and v is the vector, independent vector along this direction. Just a second. So it becomes computationally expensive. आप ये मतलब 2.2 वीडियो में सर ने समझाया, लेक्चर 2.2 में आप ये सेम सेंटेंस वहाँ से देख सकते हो कि अगर हमारा फीचर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे हमने MLF में करा था ना कि हाउस प्रेडिक्शन जो करना था कि हम घर किस लोकेलिटी के नियर बाय लेंगे, फिर उससे मेट्रो स्टेशन कितना क्लोज है, कितना रूम है उसमें, लाइक 2 BHK 3 BHK, कौन सा अपार्टमेंट है, कैसी सोसाइटी है, हम बहुत सारे फीचर्स को वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, कंक्लूड करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम एक प्रेडिक्शन निकाल रहे होते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी वही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास फीचर्स बहुत सारे हैं, अगर हमें बहुत सारे एग्जाम्पल के ऊपर एनालिसिस करना है, लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल बहुत छोटा है, मतलब सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे लेट्स से कि मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल लेती हूँ कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, मुझे बहुत सारी मेरी हॉबीज़ हैं और मैं सब में मतलब बहुत प्रोफिशिएंट होना चाहती हूँ। सो इट कैन नॉट हैपन एट वंस, लेकिन मैं उसके बेसिस पे एक एनालिसिस कर सकती हूँ कि आई एम द सिंगल यूनिट, मतलब मैं एक यूनिट हूँ और मुझे इतने सारे फीचर्स के ऊपर वर्क करना है, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये वही बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास फीचर बहुत है लेकिन सिंगल यूनिट है, या फिर एक एग्जाम्पल का जो सैम्पल साइज़ है वो बहुत छोटा है, तो उस केस में हमें इंडिविजुअली लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना, फिर उसके बीच में रिलेशंस ढूंढना और फिर एक कंक्लूजन पे आना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है कंप्यूटेशनली, मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड जो आई मीन कोड हो जाते हैं, प्रोग्रामिंग पार्ट हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चला जाता है। जैसे मैं फेस रिकॉग्निशन की बात कर रही थी, तो फेस में भी हम डायरेक्टली एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, वी नीड टू वर्क ऑन सेवरल डिमेंशंस, हमें डिमेंशंस भी पता होना चाहिए, पिक्सल साइज़ भी पता होना चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए और उसकी क्लैरिटी फिर धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूव होती रहती है। तो उस केसेस में ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंडली कि हमें पता है कि पीसी एज्यूम्स हाँ, पीसी एज्यूम्स दैट डेटा पॉइंट हैव अ लीनियर रिलेशनशिप एंड वी डू नॉट वांट कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो सिर्फ लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट या लीनियर रिलेशनशिप पे ही कंक्लूजन दे। हम चाहते हैं कि हम जो भी वर्क करें, जो भी स्टडी करें, वो एक मतलब ऐसा एल्गोरिदम हो जो कि रियल लाइफ वर्ल्ड के लिए भी काफ़ी हद तक सूटेबल हो। इसलिए वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू टर्म कर्नल फंक्शन। कर्नल फंक्शन क्या है? पीसीए ही है, बस ये इस तरह समझो कि ये लीनियर ना हो के ये हमें कॉम्प्लेक्स या फिर नॉन लीनियर डेटा सेट पे भी वर्क करने में, कंक्लूजन डिराइव करने में हेल्प करता है। मतलब स्मॉलर या हायर डिमेंशन को ट्रांसफॉर्म करेगा और उसके बाद उसमें से लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ पीसीएस। इट इज़ द सेम एल्गोरिदम, बस यहाँ पे लीनियर वर्ड का यूज़ ना करके वी आर यूजिंग कि आई मीन वी आर सेइंग कि इट कैन वर्क ऑन नॉन लीनियर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स टू। So it is saying it helps or it enables. Where is my pen? It enables PCA to operate in higher dimensional feature spaces without explicitly computing the coordinates. मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स है 2,1, मतलब फीचर्स भी बहुत सारे हैं, कोऑर्डिनेट्स मैं लिख लेती हूँ 5 4 6, ठीक है। इस तरीके से आई एम हैविंग 5 1 8 9 3, मान लो कि मेरे पास 5 फीचर्स वाले कुछ 1000 डिमेंशनल डेटा सेट है, ठीक है, जो 1000 डिमेंशन में लाई करते हैं, लेकिन फीचर्स कितने, फीचर उनके पास कुछ 6 7 है, अभी के लिए थोड़े कम फीचर रखते हैं और मान लेते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप कहीं से भी शो नहीं करेंगे। जैसे ये हो गया, ये एक डिमेंशन हो गया, कि ये डिमेंशन हो गया, कहीं इसके पीछे हो गया, कहीं इसके आगे हो गया, तो अभी हम अज्यूम करें कि लीनियर रिलेशनशिप शो नहीं करेंगे, तो उस केस में ये क्या करेगा कि विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग इट्स कोऑर्डिनेट, मतलब कि कौन सा
मतलब कौन से डेटा पॉइंट्स कितने लीनियरली अलाइंड है, इसे एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करने की जगह ये हमें एक मतलब अजम्पशन के थ्रू, और इस एल्गोरिदम का यही मेन मोटिव है कि एक अजम्पशन के थ्रू या फिर स्मॉलर डिमेंशन को हायर डिमेंशन में ट्रांसफॉर्म करके, लेट्स से R2 को R6 में ट्रांसफॉर्म करके, और फिर हमें एक वाइडर व्यू में, मतलब बहुत बड़े एक स्पेस में एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो हमने एक्चुअली कंप्यूट कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हम उसकी एनालिसिस या इनपुट की बात करें तो हमें इतना आइडिया हो गया है कि हाँ, ये इसका जो आउटपुट होगा ये समवेयर इतना होगा, या हम कुछ कंक्लूड कर पाएंगे इसकी हेल्प से। सो लेट्स रीड द सेकेंड स्लाइड नाउ, कॉमन कर्नल फंक्शन. So here guys you can see these formulas. I am not deriving explicitly any of the formulas in this video, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे या फिर इफ़ आई गेट गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू तो मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले फंक्शंस का भी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर सकती हूँ, और क्लियरली मैं ट्राई करूँगी कि उसे सारे एल्गोरिदम सारे टर्म्स को स्पेसिफाई कर दूँ. बाकी कुछ खास नहीं है. पॉलिनोमियल कर्नल्स जो है से मतलब समझ लो कि एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, क्योंकि हमेशा यही वाला ये वाला रिलेशनशिप जो है 1+xi ट्रांसपोज एक्स जे पावर p, ये वाला जो फॉर्म आप देख रहे हो ना, ये फार्मूला जो देख रहे हो, इट विल बी यूज्ड इन लेटर वीक्स ऑल्सो. तो ये थोड़ा ध्यान रखना. इससे एक क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है या नहीं तो इनडायरेक्टली किसी फॉर्म में भी आ सकता है. ना गॉसियन कर्नल डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं हमारे. ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन नहीं है, इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो. मतलब मुझे पता है आपको आता होगा, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट लाइक दिस. एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ एक्स बार जो है यहाँ पे ये एक्स प्राइम के इक्वल है. एक्स प्राइम क्या है? सेंटर डेटा सेट का जो कोऑर्डिनेट है वो, ठीक है. तो एक्स बार मतलब वही मीन एवरेज हो गया, ठीक है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर. सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, अभी मैंने डिराइव नहीं करा है, बट इफ़ यू विल आस्क मी टू डू इट देन आई विल डू. बट लेट्स से कि नॉट लेट्स से, मतलब अज्यूम करते हैं कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हमने उतना पढ़ना है, हमें उतना ही नॉलेज चाहिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और हमें बेसिक आइडिया हो कि इस मतलब यूनिट में हम करने क्या वाले हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स या मेरे कुछ पीयर्स की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो दे नो समथिंग, थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन वो उसमें इन डेप्थ उन्हें नहीं पता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है इसके पीछे, इसका पर्पस क्या है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए. तो धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कहीं पे मिस्टेक हो सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. मैं उसे ज़रूर कंसिडर करूँगी. और ये कुछ है इसके फैक्ट्स रिलेटेड टू कर्नल पीसीए की, जहाँ पे भी नॉन लीनियर एक्सटेंशन होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का, तब हम कर्नल फंक्शंस को यूज़ करते हैं. इट इज़ सिंपली पीसीए बट विद बट नॉट लीनियर. मतलब मैं इसे कैसे समझाऊँ कि ये लीनियर नहीं हो के ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, या फिर मैं कहूँ नॉन लीनियर, राइट. ये नॉन लीनियर पीसीए समझ लो. ओके, सिंपल पीसीए में क्या होगा, लीनियर फंक्शन ये अज्यूम करेगा, बट कर्नल पीसीए में क्या होगा, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप अज्यूम करेगा. एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन डेटा सेट आर नॉट लीनियरली सेपरेबल. दैट इज सो सिंपल. ठीक है. सो आई होप द थ्योरी टिल हियर इज ओके विद यू, आई मीन यू आर एबल टू गेट इट. तो अब ये देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ आइगन पेयर्स एक्स एक्स ट्रांसपोज एंड एक्स ट्रांसपोज एक्स. देखो, जो हम एक्स ट्रांसपोज एक्स और एक्स एक्स ट्रांसपोज की बात करते हैं, ये दोनों ही मैट्रिक्स होने वाले हैं. और हम कौन सा मैट्रिक्स, आई मीन कौन सा फॉर्म हम कैलकुलेट करें, अब बहुत जगह इसमें कंफ्यूज हो सकते हो. सो लेट मी क्लैरिफाई इट टू यू कि व्हेन आर फीचर्स आर ग्रेटर देन एन, ठीक है, देन वी विल यूज़ एक्स एक्स ट्रांसपोज. मतलब जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है एम, ठीक है, और डी क्रॉस एन होता है ना हमारा जो भी मैट्रिक्स होता है. मान लेते हैं फीचर 10 है या 1000 मान लेते हैं, और सैम्पल साइज लेट से 20 है बस. तो जब भी आप देखो कि हमारे जब फीचर्स ज़्यादा है लेकिन डायमेंशंस बहुत कम है, तो आप एक्स एक्स ट्रांसपोज, जहाँ भी फार्मूला आपने याद करे होंगे, जहाँ पे भी आप एक्स ट्रांसपोज एक्स के बेसिस पे कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करोगे, तो आपको वहाँ सिंपली क्या करना है, जहाँ फीचर्स ज़्यादा हो वहाँ पे एक्स ट्रांसपोज एक्स ना करके एक्स एक्स ट्रांसपोज लेना है,
क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो डिमेंशन है या हमारा जो आउटपुट है वो हम इतने ज़्यादा क्लटर्ड डेटा, इतने सारे मतलब हायर डिमेंशन में अगर हम सॉल्व करने लग जाएंगे तो हमारे लिए भी हेक्टिक होगा और हमारे सर्वर के लिए या जहाँ पे भी हम ये एनालिसिस कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम पहले से ही ट्राई करते हैं कि हम थोड़ा बेसिक उसे मतलब अगर 1000 डेटा पॉइंट है तो हम हर एक के लिए, हर एक डेटा पॉइंट के लिए इंडिविजुअल एनालिसिस तो नहीं करते रहेंगे, इसलिए हम उसे छोटे डिमेंशन में करना चाह रहे हैं। तो वेन एवर यू विल सी द फीचर्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सैम्पल्स और एग्जाम्पल, तो आप एक्स ट्रांसपोज वाला टर्म यूज़ करना, और अदरवाइज आप एक्स ट्रांसपोज एक्स के साथ सिंपली सॉल्व कर सकते हो कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला। कोवेरियंस मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और आप इसके बारे में गूगल पे या चैट जीपीटी के थ्रू एडिशनली भी पढ़ सकते हो, या नहीं तो आई विल सजेस्ट यू सम गुड लेक्चर्स। अगर आप वो इंटरेस्टेड हो देखने में, जैसे मैंने एनिमेटेड वीडियोस काफ़ी देखी थी, मतलब डायरेक्ट तो नहीं था, मतलब डायरेक्ट लिंक नहीं था कोर्स से, लेकिन हाँ टॉपिक वाइज मुझे थोड़ी क्लैरिटी हो गई थी, जैसे स्टार्ट क्वेस्ट या फिर एंड्रयू सर के मैंने लेक्चर देखे थे, और ऑब्वियसली हमारे जो अरुण सर ने ऐसे भी बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लिए और बहुत अच्छे से समझाया। थोड़ा ज़्यादा टाइम्स देखो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये था थोड़ा सा डिस्कशन कि हम कौन सा टर्म कब यूज़ करते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि इन दोनों जो टर्म है, ठीक है, आई विल कॉल दिस क्वांटिटी और टर्म, क्योंकि मुझे एक्स ट्रांसपोज एक्स एक्सप्लिसिटली बोलने में ना काफ़ी टंग स्लिप हो जाती है मेरी, इसलिए मैं आई विल कॉल इट क्वांटिटी और एलिमेंट। इसके नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ जो होंगे दैट विल बी सेम, ठीक है, सेम आइगन वैल्यूज़। लेकिन सारे नहीं, कौन कौन से सेम होंगे, सिर्फ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़। इस वीडियो में आई विल नॉट आई हैवंट इंक्लूडेड एनी गेट क्वेश्चन, but in future videos I might include, so please keep on commenting and take actively participate in my videos, ताकि मुझे भी थोड़ा सा इंटरैक्टिव लगे और मैं भी देख पाऊँ कि कुछ रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं या नहीं है, क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। सो आई विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, तो ये यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं, लेट्स रीड दैट। तो ये जो आइगन पेयर है, ठीक है, इसके लिए क्या करना है, नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू ऑब्वियसली अभी मैंने वही बताया वो इक्वल होंगे, और ये फॉर्म बहुत ध्यान रखना, ये जो होता है ये नॉर्मलाइज फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म आप कहोगे ना, अब बहुत जगह देखोगे एक्स वी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ लैम्डा। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक क्वेश्चन भी है वहाँ भी करूँगी। तो देखो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट, आपने स्केल वाला फैक्टर पढ़ा है, स्केलिंग, स्केलिंग, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर अगर मैं किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में लेती हूँ, लेट्स से ये ए वेक्टर है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, हमारे जो इंडिपेंडेंट है, हमारे पास कुछ सैम्पल थे, फीचर्स थे, उसके बेसिस पर भी मैं इतना एलैबोरेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें ये पता चला कि सिर्फ टॉप के प्रिंसिपल, मतलब सिर्फ दो प्रिंसिपल हैं जो इंडिपेंडेंट है और उसी के अलॉन्ग सारा वेरिएंस कवर हो जा रहा है, उसके बाद वाले में सारे आइगन वैल्यू ज़ीरो हैं, क्योंकि वहाँ कोई वेरिएंस ही नहीं है, वहाँ कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सिर्फ दो फैक्टर से, दो इंडिपेंडेंट वेक्टर से मेरे सारी चीज़ें कवर हो जा रही हैं। लेकिन क्योंकि हो सकता है कि ये दो फीचर्स मल्टीपल रिलेशन का भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसका मतलब लेट मी एक्सप्लेन इट, कि जैसे मान लो ये बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक एग्जांपल है, बट स्टिल लेट्स टेक दैट। जैसे 2 + 3 5 है, अब हमें पता चल गया कि 5 तो आंसर है, मान लेते हैं इसे, हम अभी कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेक्टर है। प्लीज़ इसे मतलब कनेक्ट मत करना, बस ये एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। लेकिन मतलब मान लो मुझे पता है कि ये इंडिपेंडेंट है और सिर्फ दो मेरे प्रिंसिपल कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है और इसी के अलॉन्ग सारा वेरिएंस कैप्चर हो रहा है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि सिर्फ मेरे 5 ऐसे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है जो सारा वेरिएंस कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ी ना पता है कि ये कितने कॉम्बिनेशन, मतलब कितने तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। लेट्स राइट दैट, जैसे 1 + 4 का भी कॉम्बिनेशन 5 है, राइट, एंड 3 + 2 का, आई नो द डिजिट्स आर सेम, लेकिन अगर मैं इसे रिवर्स कर दूँ तो भी एक नया टर्म बन जाएगा, राइट, 4 + 1। तो इसी तरह आप और भी एग्जांपल्स के साथ देख सकते हो, जैसे 9 इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाते हैं मान लो, तो ये कितने का कॉम्बिनेशन, कितने सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, ये 1 + 9, सॉरी 1 + 8, देन 8 + 1, राइट, 2 + 7, देन 7 + 2। आई नो द डिजिट्स आर सेम, आई एम जस्ट रिवर्सिंग इट, लेकिन आप इसके कितने सारे टर्म्स बना सकते हो, राइट, 6 + 3 एंड 3 + 6, फिर
4 + 5 देन 5 + 9, तो आप देख रहे हो कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। तो हमें ये तो पता है कि इतने जो हमारे वेक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता होगा किसी भी केस में कि ये किसके कॉम्बिनेशन से आए। तो इधर वही चीज़ बताया गया है कि अगर हमारा कोई डेटा पॉइंट है, मान लेते हैं 2,4, तो ये अगर इंडिपेंडेंट है तो ये और भी कहीं कई मतलब डिपेंडेंट वेक्टर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, राइट। हमें ये तो नहीं पता ना, हमें ये पता है कि इंडिपेंडेंट कितने हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक और कितने डेटा पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसे स्केल करते हैं, या हम इसे एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, वो है हमारा एक्स वाला component. X is basically the matrix you will be getting. तो x जो है ये इसे स्केल कर देता है और ये कहता है कि इसकी वैल्यू ना बहुत सारे डिपेंडेंट फीचर से भी आ सकती है, या बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन का भी ये फैक्टर हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करा। इसका स्केलिंग से कोई मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी एक आंसर ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही अप्रोच से हो, राइट। जैसे आप कोई एल्गोरिदम रन करते हो, जैसे लेट्स से कि आप पाइथन में कोई प्रोग्राम डाल रहे हो जो कि हमेशा ट्रू है, तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। या फिर मैं अगर सिंपल मैथ्स की बात करूँ तो कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और ऐसे कितने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम कोई भी एक सिंपल बेसिक एल्जेब्राइक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम। मैथ में तो ऐसा फिक्स नहीं है कि जो हमारे मतलब आंसर शीट में है हमें वही आंसर लिखना है, हमारे मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इनका भी कहना यही है कि द इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर ऑब्वियसली डिफरेंट, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट इट्स कॉम्बिनेशन। तो अगर हमें कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता, इस वजह से हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाले पार्ट से, एक्स वाले कॉम्पोनेंट से, और फिर इधर हम रूट ऑफ लैम्डा से डिवाइड करते हैं। ये नॉर्मलाइज करता है। लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू क्या करेगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देगा। तो अगर कोई भी हमारा यूनिट नहीं है, मतलब यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब डिपेंडेंट वेक्टर तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हम उसे यूनिट आई मीन यूनिटरी फॉर्म में उसे चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ताकि हम उसमें और एब्स्ट्रैक्ट कोई डिसीजन ले पाए और भी स्टैंडर्डाइज कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो ये वाला टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। नाउ हाउ टू चेक वेदर अ गिवन फंक्शन इज़ अ कर्नल फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पे मर्सर्स थ्योरम और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो यहाँ पहले रीड कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। कर्नल फंक्शन अलाउज us to compute relationships between data points in a higher dimensional space। जैसे मान लेते हैं 2 डिमेंशनल को ये हायर डिमेंशन में 6 डिमेंशनल स्पेस में ट्रांसफॉर्म करेगा। इसका स्पेसिफिक फॉर्म भी होता है, मैं वो स्पेसिफिक फॉर्म क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने डिमेंशंस कम लिए या कहीं ज़्यादा हो गए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं वो समझाऊंगी कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर सॉरी मुझे दिख नहीं रहा था पेन। हाँ, तो जैसे अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूँ तो मुझे पता है a² + b² + 2ab, राइट। तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, a² b², 1 2ab, है ना। बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के भी हेल्प से मैं सेम एक्सप्रेशन डिराइव कर सकती हूँ। और एक और फार्मूला है इसी का सेम, जो मैं सेम मतलब इसी की हेल्प से एक्सप्रेशन डिराइव कर सकती हूँ, ये वही कहना चाह रहे हैं। तो अब आगे रीड करते हैं। विदाउट एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, बिना हमने कुछ तोड़ मरोड़ करे, मतलब बिना हमने कैलकुलेशन करे या फिर इंडिविजुअली डेटा पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करने या कोई रिलेशन ढूंढने की बजाय हमने क्या किया कि हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन बिना परफॉर्म करे, टू वेरीफाई वेयर अ फंक्शन इज़ अ वैलिड कर्नल और नॉट। ठीक है, और इसके 2 अप्रोचेज़ हैं। और हमने क्या करा, हमने बिना कोई कैलकुलेशन करे हम बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कर्नल है या कौन सा नहीं है। और ऑब्वियसली आपको ये वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे पावर पी। पी क्या है, पावर है। पावर किसकी, पॉलिनॉमियल फंक्शन की। इट कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो बता देंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, वो सारे एक्सप्रेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो जो भी कर्नल फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन जो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर कर पा रहे हैं और उसकी वैल्यू इस
कर्नल के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल आ रही है, तो हम उस रिप्रेजेंटेशन को बोल सकते हैं इट इज़ अ वैलिड कर्नल। लेकिन आप बहुत जगह कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम मर्सर्स थ्योरम पढ़ते हैं, और मर्सर्स थ्योरम हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड टू चेक द वैलिडिटी, कि ये वैलिड है भी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें ये डायरेक्ट फॉर्म मिलेगी, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, 2x² + 5 ट्रांसपोज, और मैंने कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल ले लिया है, 3xy, इस तरीके से। तो हमें ये इस तरीके से बोल देंगे, ठीक है, k(x, y) जो है वो कोई ये वाला फंक्शन की रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। तो आप इस वाले फॉर्म को देख के थोड़ा डर भी सकते हो और थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो कि ये कर्नल लग भी रहा है। हम मतलब सिर्फ फॉर्म को देख के, सिर्फ एक्सप्रेशन को देख के हम ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि ये कर्नल है या नहीं। तो इस केसेस में मर्सर्स थ्योरम यूज़ होता है, और इससे भी वन क्वेश्चन इज़ फिक्स्ड। यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है और कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, सॉरी मैं पीएसडी बोल देती हूँ, ठीक है। पीएसडी मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इट शुड बी ओनली पॉजिटिव। 0 मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो आप कह सकते हो कि ये पीएसडी को फॉलो कर रहा है। और इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन अगर आपको चाहिए कि मैं एक शॉर्ट समरी लाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, अदरवाइज़ यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, और वो अच्छे से समझा भी देंगे। तो सिमेट्रिक क्या है, जैसे अगर मैं लिखूँ 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, ये कम्यूटेटिविटी आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये सिमेट्रिक मतलब देखो x, y जो होना चाहिए ना, वो y, x के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई मैट्रिक्स देखूँ, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेती हूँ, उसकी वैल्यू और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू, उन दोनों का जो मैट्रिक्स है वो सेम होता है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई नो कि ये सिमेट्रिक में नहीं माना जाता है, आइडेम्पोटेंट होता है, लेकिन मान लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं उसकी ट्रांसपोज को उससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू देखती हूँ, और जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में स्केलर मैट्रिक्स सब चल रहा है, तो मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसे मैंने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया उसका ट्रांसपोज लेने के बाद, और तब जो मुझे मैट्रिक्स मिलती है वो भी, और जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो भी, दोनों स्पेसेस, दोनों जो डिमेंशंस है वो सेम है, उसके कंपोनेंट सेम है, राइट। तो वो जो भी मैट्रिक्स है, जो भी एलिमेंट्स, अगर मैं x, y के फॉर्म में लिख रही हूँ, सो आई शुड गेट द सेम ऑर्डर, अगर मैं सेम रिजल्ट, अगर मैं उसको रिवर्स करके सेम कंपोनेंट को डिराइव कर रही हूँ, लाइक y, x। अगर मैं एक एग्जांपल बोलूँ छोटा सा, बहुत बेसिक, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर मान लो। अभी के लिए मैंने कोई कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा, लेकिन लेट्स से लिख देते हैं, ये हमारा कोई फंक्शन है f ऑफ x, y, ठीक है, और x मान लेते हैं, x क्या है हमारा 1 है, और y क्या है हमारा 3। अभी मैंने वैल्यू डायरेक्टली कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या चेक करना है कि x, y की वैल्यू अगर कितनी है, 4² 16 + 17, तो क्या 3 + 1 का होल स्क्वायर और +1, इसकी भी वैल्यू सेम है, बस सेम, सिर्फ यही चेक करना है। अगर वो पीएसडी हो, ये पहले ही चेक कर लेना, डिटर्मिनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पीएसडी होने के बाद सिमेट्रिसिटी देखनी है, और वो आप इजीली डिराइव कर सकते हो। मैं एक बार क्वेश्चन सॉल्व कराने लग जाऊंगी तो आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। तो ये बेसिक था हमारा कर्नल्स के बारे में, कर्नल फंक्शन के बारे में। इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं हमारी क्विज़ 1 में, राइट। हाँ, क्विज़ 1 में। क्विज़ 2 में तो ये है ही नहीं। ओके, तो अब ये वाला टॉपिक भी रीड कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक PYQ कभी ना कभी आ ही जाता है। तो जैसे मान लो हमने बोला कि हमारे पास 2 डिमेंशंस हैं और हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे रीड कर लेते हैं पहले, फॉर डेटा पॉइंट्स इन D डायमेंशंस, ठीक है, D डायमेंशंस में है, एंड अ पॉलिनोमियल कर्नल ऑफ डिग्री P, उसकी डिग्री कितनी है, P है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 + x ट्रांसपोज y पावर P लिखा हुआ है। तो अगर उसकी डिग्री P है और उसकी डायमेंशन D है, इट बिलोंग्स टू D डायमेंशन, तो हम उसका जो ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस है, कितने एलिमेंट्स उस स्पेस में होंगे। जैसे मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया था कि 2D से हम
6D में जाना चाहते हैं तो कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें एक्चुअली, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है हमारी किसी स्मॉलर मैट्रिक्स को, तो हम वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो आई कैन राइट, जिससे मान लेते हैं 1 प्लस, यहाँ पे कोई भी एक्स ट्रांसपोज वाई में इसे एज इट इज़ रखती हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, इसका पावर में 3 कर देती हूँ। अब मुझे बोला जाता है कि ये कौन से डायमेंशन में, ये 2 डायमेंशन में। ये तो खैर एग्जांपल ही था, लेकिन फिर भी ये मान लेते हैं ये 4 डायमेंशन में, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसकी जो ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस है उसका डायमेंशन कितना होगा। सो आई विल से डायमेंशन, आई कैन फाइंड इट हाउ, डायमेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ, वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। पी प्लस डी, पी पावर क्या है इसकी, पावर मैंने एग्जाम्पल में लिखी है 3, डी डायमेंशन कितने में ट्रांसफॉर्म करना है 4, ठीक है। अब इसको आप ये आई मीन स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से, नॉट कर्ली, ये राउंड ब्रैकेट की हेल्प से आपको पता चल रहा होगा कि ये हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ होने वाला है, जिसका फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा। तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, एनसीआर, आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू मैं लिख दूँ 7C4। इसे हम कैलकुलेट करते हैं 7, 6, 5 and 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 minus 4 is 3, so 3 फैक्टोरियल, राइट। आई हैव रिटन दिस। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 3 2 ज़ार 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड 7 5 ज़ार 35। तो अगर कोई भी मेरा छोटा सा डायमेंशन है, मतलब उसकी पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, और उसे मुझे 4 डिमेंशनल स्पेस में बिलोंग करता है और उसे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, तो अब उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, या अब उसकी डायमेंशन क्या होगी, 35 होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैंने आपको बोल ही रखा है कि मैं आपको इसमें गेट के प्रॉब्लम्स भी कराऊंगी। ऑब्वियसली इतने आसान तो होने नहीं वाले हैं, तो हमारा जब वीक 7 वीक 8 कंप्लीट हो जाएगा, हम तभी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जबकि एन डिसीजन ट्री ये सब हम कर चुके होंगे। तो अब देखते हैं क्या करना है आगे। ओके गाइस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, इतना सारा रीड करते करते ना भूल ही जाती हूँ कि बोलना क्या है। चलो ये देखते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन यूजिंग कर्नल पीसीए। तो अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन होगा तब तो हम सिंपल, मतलब लैम्डा कॉमा वी, ये क्या है, आइगन पेयर्स है। इस फॉर्म में हम बहुत सारी आइगन पेयर, इसके हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कोवेरिएंस मैट्रिक्स और बहुत सारे न्यू टर्म्स या क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर वो कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई डिजिट है, ठीक है, जैसे मुझे पता है कि मेरा कोई इंडिपेंडेंट वेक्टर है 3, जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 3, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मुझे मान लो 3 पता है, और मुझे पता है कि इफ़ आई स्केल दिस तो भी मुझे एक और इंडिपेंडेंट वेक्टर या और ज़्यादा वेरिएंस ये कैप्चर कर पाएगा, तो मैं फिर इसे कुछ k टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो मतलब मैथ्स 2 में हमने पढ़े थे, और भी जगह हमने देखे थे। तो अब मैं इसे सिंपली रीड कर दूँगी। ये कुछ है हमारा स्केलर प्रोजेक्शन। यू कैन डायरेक्टली सिंपली मल्टीप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस विद वेट वेक्टर, और फिर ये हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, और यहाँ पे कुछ आइगन वैल्यू पेयर। तो ये इसमें मुझे ज़्यादा एलैबोरेट करने का मुझे कोई नीड लग नहीं रहा है, बिकॉज ये सिंपल एक फार्मूला का स्टेप है, ठीक है। तो मैं यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना, प्लीज़ कोऑपरेट करना, कि आप मुझे मैसेज करो, आई मीन कमेंट करो, या फिर उस वीडियो को बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करो, ताकि मुझे पता चले कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और मैं इसे बिल्कुल ज़रूर आने वाले वीडियोज़ में धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी, पक्का प्रॉमिस। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट कैप्चर्स द मोस्ट वेरिएंस, प्लीज वॉच एट 2x, आई एम वेरी स्लो। चलो देख लेते हैं, विच प्रिंसिपल कंपोनेंट कैप्चर्स द मोस्ट वेरिएंस। अब आपको पता है कि जो हमारे लैम्डा, जो आइगन वैल्यूज़ होते हैं, हम उसे किस ऑर्डर में लिखते हैं, हम उसे लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। हम उसे लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हायर, बिगर टू स्मॉलर। तो जो मेरा लैम्डा 1 होगा उसकी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा 2, यहाँ इक्वल नहीं लगाती हूँ,
ग्रेटर ही सही है, मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा 2, इट मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा 3। तो मतलब जिस इसी ऑर्डर में रहेगा। तो जो भी मेरे वेक्टर्स होंगे यहाँ पे, इससे कंफ्यूज मत होना, आपको असेंडिंग ऑर्डर लग रहा है लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर है। नंबर इसके सबस्क्रिप्ट पे मत जाना, इसकी वैल्यू पे जाना कि जो मेरी वैल्यू होगी ना वो बिगर टू स्मॉलर होगी। 10, ठीक है, 8, 9, सॉरी 7 मान लेते हैं, फिर 3, कुछ इस तरीके से होंगे। तो जो भी मुझे आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। और इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली आइगन वैल्यू बताता क्या है, ये बताता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन जिसके अलॉन्ग हमारा वेरिएंस सबसे ज़्यादा है। मतलब हमें अपना एल्गोरिदम उस तरफ शिफ्ट करना चाहिए जहाँ ये डेटा सेट वेरी कर रहा है, क्योंकि जहाँ वेरी नहीं कर रहा है वहाँ इन्फॉर्मेशन कुछ हम गेन नहीं कर पा रहे, और गेन नहीं कर पा रहे तो उधर कोई मतलब हमारे अननेसेसरी स्टेप्स को बढ़ाने के लिए कोई मतलब वैलिड पॉइंट नहीं बनता है। इसलिए हम ये वाला अ, अ, इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो भी हायर वैल्यू, जिसकी आइगन वैल्यू की ज़्यादा वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा, वो क्या होगी, वो हमें बताएगा कि सबसे ज़्यादा वेरिएंस कहाँ है। तो ऑब्वियसली जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट है या फर्स्ट इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है वो हमें सबसे ज़्यादा वेरिएंस बताएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी ऐड कर दिया है। तो आप आंसर भी देख सकते हो यहाँ पे, लास्ट कंपोनेंट तो नहीं क्योंकि वहाँ पे जाते जाते वेरिएंस कम हो जाएगा और फिर वो डिपेंडेंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप दिस सोल्यूशन इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द इशू विद पी से, ये हमने अभी देखा था कि जब फीचर्स व्हेन डी इज़ वेरी ग्रेटर देन एन, है ना, बहुत ज़्यादा हाई हो, तो पी सी ए की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, इस वजह से ये आंसर सही होगा। एंड व्हेन माय फीचर्स आर नॉट शोइंग दैट लीनियर रिलेशनशिप, मतलब नॉन लीनियर डेटा सेट हो, तब भी हम हमारे पी सी ए को यूज़ नहीं कर सकते। सो दीज वर सम ऑफ द इश्यूज विद पी सी ए। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस नाउ। अब हमें बोला गया है सेम, ये देखो, अगर हमारे पास डी क्रॉस एन के शेप में कोई मैट्रिक्स है वेयर माई डी इज़ ग्रेटर देन एन, मतलब फीचर्स ज़्यादा हैं, सैम्पल्स कम है, और आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एक्स ट्रांसपोज एक्स इज़ अल्फ़ा 1। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अलॉन्ग अल्फ़ा 1 क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होगा, और देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, ठीक है, यही होगा। लेकिन अगर हमें यूनिट या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलते तो एक्स अल्फ़ा आई वुड ऑल्सो हैव बिन करेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो जो प्रिंसिपल डायरेक्शन है अलॉन्ग अल्फ़ा 1 वो क्या होगा, इट विल बी द मल्टीपल ऑफ एक्स अल्फ़ा 1, मतलब जो भी मेरी मैट्रिक्स है उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर मैं इसे सही से लिख के दिखाऊँ एक्सप्रेशन में, तो मैं इसे एक बार लिख के दिखा देती हूँ सो दैट कि कोई भी मतलब चीज़ें अनक्लियर ना रहे। तो अगर मेरे पास एक्स ट्रांसपोज एक्स कोई मैट्रिक्स है, इसके अलॉन्ग जो मेरा इंडिपेंडेंट वेक्टर है अल्फ़ा 1, ये जो होगा ये होगा लैम्डा टाइम्स अल्फ़ा 1। लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, आई होप यू गाइज नो इट, और नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, स्लाइड्स की हेल्प से आपको पता चल जाएगा। एंड इफ़ आई प्री मल्टीप्लाई एक्स, अगर मैंने इस टर्म में एक्स को एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड, तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है ये। लेकिन हमें पता है कि लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आइगन वैल्यू तो स्केलर वैल्यू होगी, राइट। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको आई कैन राइट इट लैम्डा टाइम्स एक्स ऑफ अल्फ़ा 1। ये मत सोचना कि यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करा है फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे भी फर्स्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली ये फर्स्ट टर्म ही है, लेकिन लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है इसलिए मैंने इसको आउटसाइड द सॉरी स्मॉल ब्रैकेट के बाहर मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें ये बताता है कि अगर हमारा जो एक्स अल्फ़ा 1 है, ठीक है, अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो एक्स एक्स ट्रांसपोज एक्स अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स अल्फ़ा 1। तो अगर ये दोनों कंपोनेंट आप देख ही पा रहे हो, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि एक्स एक्स ट्रांसपोज के अलॉन्ग जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, जो वैल्यू होगी, जैसे आपने कोवेरियंस आई मीन लैम्डा आइगन वैल्यू इक्वेशन देखी होगी, लैम्डा के इज इक्वल्स टू सी डब्ल्यू के। तो अगर आप ऐसे कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो ये वेट वेक्टर का ट्रांसपोज इस तरीके से कुछ कुछ आपको रिलेशनशिप पता चलेगी, जो कि लाइव सेशंस में निकिता मैम ने भी कराया था और मयूर सर ने भी कराया था।
तो अगर आप लाइव सेशंस देख रहे हो तब तो बहुत अच्छा है, नहीं देख रहे तो मैं आपको एक थोड़ा सा मतलब कंक्लूजन ही बता देती हूँ कि ये वाली चीज़ जो है, ये वाला इक्वेशन याद रखना। ये हमें बता रहा है कि जो मेरा आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर एक्स एक्स ट्रांसपोज with the largest eigenvalue is the principal direction और independent direction along my first principal component। और इसके बारे में ब्रीफली हमने समझ ही लिया था कि जो भी डायरेक्शन होगा उसका आई मीन वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, या उसकी बहुत सारी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम कौन सी वाली चीज़ को कंसिडर करेंगे वो स्टैंडर्ड फार्मूला से हमें पता चल जाएगा, और फिर हम इसे नॉर्मलाइज करने के लिए डिवाइड कर देते हैं हमारे आइगन वैल्यू से। तो आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। तो इसी से हमें पता चलता है कि अगर हमें कोई यूनिट वेक्टर चाहिए दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म अलॉन्ग द आई मीन फर्स्ट प्रिंसिपल के अलॉन्ग जो मेजर इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है, तो उसके अलॉन्ग अगर ये हमें मतलब कोई भी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है या कोई भी प्रिंसिपल कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ this equation simply root of lambda। root of lambda is used here just for normalization standard form। अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे ना तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और ये डिवाइड मतलब डिवीजन में चला जाएगा। तो आप इसका स्क्वायर रूट लेके और नॉर्मलाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टर्म्स ऐड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्टैंडर्ड सिंपल यूनिट फॉर्म इसका यही होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ एलैबोरेट नहीं करना था, आपको सिंपली ये फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना था। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर 100 डेटा पॉइंट्स लाइंग यूनिफॉर्मली, ये जूम क्यों नहीं हो रहा, ओह गॉड, थोड़ा सा ना मैं इसको जूम करती हूँ तो ये काफ़ी जूम हो जाता है। लेट मी प्रीव्यू इट। ओके, सो वी केम हियर। अगर इसकी स्लाइड चेंज करूँ तो वीक वन था, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सो वी वर हियर राइट। हाँ, अब थोड़ा सा क्लियर है। कंसिडर आई एबल टू राइट के consider 100 data points lying uniformly, ठीक है, that oh god, this is very irritating, are the what is happening, are the same on a circle। मैं थोड़ा नीचे ही लिख लूँगी। डेटा पॉइंट्स विल हैव, अच्छा कौन से डेटा पॉइंट्स का लीस्ट रिकंस्ट्रक्शन एरर होगा, तो यहाँ देखो आपको पता है जो सर्कल है, ठीक है, अगर मैं इसे अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ तो आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं इसे इस तरह से बना देती हूँ। तो जो मेरा सर्कल है, अगर मैं इसके अलॉन्ग वेरिएंस देख रही हूँ, अब ये मत समझना कि ये जो डेटा पॉइंट है इधर ही है, ये मतलब जंप शिफ्ट होते रहता है और मतलब काफ़ी इसमें स्टेप्स लेते रहता है। तो ये एग्जैक्टली यही पॉइंट होगा ये आई कैन नॉट गारंटी यू, लेकिन मतलब हमें आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पे अलोंग द रेडियस ये पूरा स्प्रेड है। तो वेरिएंस हर जगह से सेम होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हमें पता है ना। सर्कल का रेडियस भी सेम होता है। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ यहाँ यहाँ यहाँ, तो जितना भी वेरिएंस होगा इट विल बी सेम अलोंग ऑल द डायरेक्शन। ये सारे डायरेक्शन में सर्कल का वेरिएंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो हमें बोला गया है कि वो वाला डायरेक्शन बताओ जहाँ लीस्ट रिकंस्ट्रक्शन एरर हो। अब मान लो कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, अगर डायरेक्ट अगर यहाँ मेरा एक सेंटर है, ओरिजिन से ही होगा ना, सर्कल का सेंटर जो होता है वो 0,0 पे होता है। अगर मैं आइडियल केस में लेके चलूँ, और यहाँ पे तो बता ही दिया ओरिजिन से है, तो इफ़ आई कैलकुलेट द डिस्टेंस हियर, अगर मैं रेडियस देखूँ यहाँ 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 यहाँ, तो हर डायरेक्शन में मेरा रेडियस सेम है। और अगर रेडियस सेम है तो मतलब जितना रिकंस्ट्रक्शन एरर यहाँ होने वाला है, जितना यहाँ होने वाला है, विल बी सेम फॉर ऑल द डायरेक्शंस, राइट। क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है जिसकी हेल्प से हम ये एग्जैक्टली कह सकें कि किस डायरेक्शन में कम है या ज़्यादा। मेरी प्लीज़ ड्राइंग को कंसिडर मत करना क्योंकि ये इरेगुलर है, इसमें डायमेंशन सही से लिखे नहीं गए हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए आप अच्छे से सर्कल आई मीन ग्राफ पे ड्रॉ करना और फिर उसके हिसाब से मतलब अपने लैपटॉप पे विजुअलाइज करना कि हर जगह उसका जो
स्प्रेड है, उसका जो वेरिएंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब ए पॉइंट से या बी पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट से अगर मैं एरर निकालूँ तो वो हर जगह के लिए सेम ही होने वाला है, कहीं ज़्यादा या कहीं कम होने नहीं वाला है। सो ऑब्वियसली दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट सफिशिएंट और वी कैन नॉट डिटरमाइन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ओनली। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि हमारा जो ऑप्टिमल लीस्ट रिकंस्ट्रक्शन एरर है वो किधर होना चाहिए। इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन टिक करा। ये अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये वाला मतलब सारे रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस डायरेक्शन से हमारा जो आई मीन वेक्टर है वो किस डायरेक्शन से क्लोज है या फार है, हमें ये इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सो वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट ओनली। चलो अब यहाँ आ जाते हैं। हाउ वुड यू एग्री दैट द कर्नल फंक्शन शुड बी सिमेट्रिक। हमने ये तो पढ़ लिया कि कर्नल फंक्शन सिमेट्रिक होने चाहिए, या जो भी फंक्शन सिमेट्रिक होंगे और पीएसटी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होंगे वो होते हैं हमारे कर्नल्स। लेकिन हम ये कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं, हम ये कैसे मतलब फाइनलाइज या वैलिडेट कर सकते हैं कि सिमेट्रिक ही होना चाहिए। नॉट बिकॉज ऑफ इस कम्यूटेटिविटी या एसोसिएटिविटी। प्लीज़ ये डॉट प्रोडक्ट की बेसिस पे, ये दोनों टर्म्स के बेसिस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्वियसली इसका आंसर हम इन्हीं ऑप्शंस में से एक टिक करेंगे, लेकिन फिर भी लेट मी एक्सप्लेन इट कि अकॉर्डिंग टू मोइसेस रूल इफ माय कर्नल फंक्शन इज सिमेट्रिक and positive semi-definite or PSD simply. So to account for its validity, we know that the dot product of any two vector of any matrix, let's say A, should be that kernel function should be commutative. Okay. ये associative commutativity थोड़ा confusing लग रहा है, लेकिन commute का मतलब मैं समझाती हूँ। 2 times 3 is 3 times 2। ठीक है। सेम एक्स कॉमा वाई शुड बी वाई कॉमा एक्स। तो ये कम्यूटेटिविटी बता रहे हैं कि अगर मैं इनका डिजिट या इनकी वैल्यू या इनका वेरिएबल रिप्लेस करूँ तो मेरे रिजल्ट को, मेरे आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन ओनली वी कैन से कि हमारा जो कर्नल है इट इज़ सिमेट्रिक, एंड देन ओनली वी कैन कंक्लूड दैट द नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ वुड बी सेम फॉर माई phi x transpose phi x and phi x transpose phi x and phi x transpose. ठीक है। Then only we will be able to conclude that the non-zero eigenvectors are same for these two equations. Without knowing its symmetricity, we cannot say that it will have the same non-zero eigenvalue. Let me explain it to you in a bit more clear way. ये कह रहे हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ये जो है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का, उसी के ट्रांसपोज से। तो पहला तो ये ऑप्शन सही है कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि सिमेट्रिक है। ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है। एसोसिएटिविटी क्यों नहीं है, एसोसिएटिविटी क्यों नहीं है ये मुझे आप बताना। और अभी मैं इस वीडियो में यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगी कि एसोसिएटिव क्यों हम नहीं कह रहे हैं, हम कम्यूट क्यों कह रहे हैं, वाई दे कम्यूट, वाई दे डोंट कम्यूट, और वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग एसोसिएटिविटी अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट। आई विल टेल यू, बट फर्स्ट आई वॉन्ट यू टू टेल मी। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे इसका रीज़न बता सकते हो, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर ये रहा नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? ये तो इनकरेक्ट होने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो कहीं मतलब मैंडेटरी रूल नहीं है कि मतलब सिमेट्रिक होना ही होना चाहिए, कर्नल है तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मैं स्पाइरल ट्रांसफॉर्मेशन कह रही थी, बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है जो दे माइट नॉट बी सिमेट्रिक इन रियल वर्ल्ड। जैसे हमारा जो फेस स्ट्रक्चर है, इट नॉट माइट बी सिमेट्रिक ऑलवेज। लेकिन क्या हम वहाँ कर्नल फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते? वहाँ भी कर सकते हैं, बहुत सारी जगह यूज़ होगा। और आप वीक 7-8 के आसपास आप जाते जाते कर्नल्स के बारे में और इलेबोरेट तरीके से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि इट मस्ट नॉट बी सिमेट्रिक ऑलवेज ऑल द टाइम। तो ये तो ऑब्वियसली गलत है। अब इन दोनों में से फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? ऑब्वियसली दिस वन। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये कह रहे हैं नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू जो होंगे इन दोनों के सेम होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कर्नल सिमेट्रिक है। लेकिन हम सिर्फ इसी के बेसिस पे आर्ग्यू नहीं कर सकते, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते। हम नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू तब फाइंड करते हैं, हम तब कहते हैं कि इसके नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू सेम है
तब कहते हैं जब हमें पता हो कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं है कि ये मैट्रिक्स या कर्नल फंक्शन सिमेट्रिक है या नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा, क्योंकि जब तक हमें ये कंडीशन नहीं पता है कि दे आर सिमेट्रिक, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कर्नल है, आई मीन इसके नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू सेम है या नहीं। अगर हमें ये पता है कि ये सिमेट्रिक है, देन ओनली वी कैन कंक्लूड दिस। But if we do not know whether they are symmetric or not, or if we have to argue about this statement individually or alone, it cannot be true. और इसका एग्जिस्टेंस तब है जब इट इज़ ऑलरेडी नोन टू अस कि ये सिमेट्रिक है पहले से। आई होप द वीडियो इज being recorded. Is it? Okay. सॉरी गाइज, आई जस्ट फॉरगेट कि मैं रिकॉर्ड कर भी रही हूँ या नहीं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि आई वेंट समवेयर और फिर मुझे पता ही नहीं चलता है और फिर मेरी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती। कि काफ़ी स्ट्रगल है। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दी स्लाइड्स ओनली। पूरा फुल व्यू में देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो पहले मैं प्रैक्टिस करूँगी, फिर आपको समझाऊँगी। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग, ठीक है, इज़ डिफाइंड एज दिस। ये हमें मैपिंग दे रखी है कि जो फाई है, फाई क्या हमारा कर्नल है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैपिंग बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट कौन से हायर डिमेंशनल एलिमेंट से मैप करता है, या कौन डेटा पॉइंट किस डिमेंशन से मैप हो रहा है। और ये बताया गया है कि ये 1 डिमेंशन टू 4 डिमेंशनल मैपिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। आर टू आर डी हुआ है और हमें ट्रांसफॉर्मेशन का ये इक्वेशन भी बता रखा है। अब हमसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर सेम एज दिस, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है फाई एक्स वन ट्रांसपोज फाई एक्स टू। मैंने फाई एक्स आई ट्रांसपोज फाई एक्स जे कराया था। ये आई और जे की वैल्यू सेम भी हो सकती है, आई और जे की वैल्यू सेम नहीं भी हो सकती है। मतलब जैसे यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है, कभी कभी ये एक्स ट्रांसपोज मतलब फाई एक्स ट्रांसपोज फाई एक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सब्सक्रिप्ट से जो यहाँ पे है ना, इस नंबर से कंफ्यूज मत होना कि मतलब ये अलग अलग टर्म है या फॉर्मूले बदल दिए। फॉर्मूले सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू, इसका जो सब्सक्रिप्ट है, इसका जो टर्म है, वो सेम हो भी सकता है। तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो वैलिड है या वो उस कर्नल फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे सारे एक आई मीन ऑप्शंस मैंने शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे, तो मुझे याद है मैं वो सारे आई मीन नो दिस वाज द ऑप्शन, तो मैं वो सारे ऑप्शन एक बार लिख लेती हूँ। क्या था, x1 x2, तो उसे हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं। एक्स आई एम राइटिंग लाइक दिस, x2 x1 कर देते हैं यहाँ पे 1, और इसका क्यूब था यहाँ पे भी क्यूब। फिर एक ऑप्शन था 5x2 ट्रांसपोज 5x1। डोंट वरी गाइज, मैंने ऑप्शन रटे हुए नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत स्लाइड बनाते टाइम मैंने देखे थे ऑप्शंस, तो मुझे अभी ये बस याद है। ये मत सोचना कि इतनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करी थी कि ऑप्शंस भी मुझे याद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक और कौन सा ऑप्शन बनाएं, एक ऑप्शन बना लेते हैं अपने मन से, x1 x2 +1 पावर 4 पावर 5, 4 लिख लेती हूँ। मतलब यहाँ पे ये पावर जो है ना, ये चेंज भी हो सकती है, तो थोड़ा अपने हिसाब से इसे फाइंड कर लेना। अब ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब हमें बताना है कि कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करना है, सिंपल यू हैव टू डू, सिंपली व्हाट यू कैन डू इज़, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, हाउ यू कैन सॉल्व इट। पहले हम लिखते हैं फाई x1 ट्रांसपोज फाई x2, फाइन। तो अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लें। फाई x1 यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे x जो है, इधर एक जगह एक बार x1 लिखना है, एक बार x2 लिखना है। मैं इसे लिख के दिखा देती हूँ। तो इसे मैं लिख सकती हूँ x1 क्यूब कॉमा √3 x1 स्क्वायर कॉमा √3 x1 कॉमा 1 ट्रांसपोज, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर।
एक मतलब x1 जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और x2 की जगह सेम वही काम करना है, आई मीन सेम वही सैम्पल स्पेस लेना है, बट अब यहाँ पे x1 की जगह या x की जगह आपको x2 से रिप्लेस कर देना है कोएफिशिएंट को, ठीक है। सेम वही मैट्रिक्स, आई मीन सेम वही हमारा वेक्टर है, सेम वही है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट, यहाँ देखो x1, ठीक है, लेट मी मल्टीप्लाई इट, x1 क्यूब एंड x2 क्यूब। so what I will get, x1 क्यूब x2 क्यूब, फिर प्लस, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है ना गाइस, तो यहाँ देखो अगर मैं इसे लिख के दिखाऊं तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, x1 क्यूब √3 x1 स्क्वायर। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस यहाँ पे तो गिवन है, इस वजह से वी आर टेकिंग दिस, लेकिन जहाँ गिवन नहीं होगा वहाँ मैं आपको बताऊँगी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस हमारा होने वाला है। ये इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है हमारे दूसरे कंपोनेंट से, x2 क्यूब √3 x2 स्क्वायर √3 x2 देन 1। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, देखो फर्स्ट कंपोनेंट से इससे मल्टीप्लाई करो, x1 क्यूब x2 क्यूब प्लस 3 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से आप सिंपल मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपको पता चल जाएगा एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं इसे डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने एलिमेंट्स आपको बता दिए हैं तो मुझे थोड़ा इजीली कैलकुलेट करने में होगा, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख लेती हूँ। आई विल गेट 3 टाइम्स x1 x2 प्लस 1, राइट। तो अगर मैं इसे देखूँ, अगर मैं इसे कंसिडर करूँ क्यूब टर्म को और स्क्वायर टर्म को, देन फिर हमारे पास पावर 1 वाला टर्म है और एक 1 एक मतलब कोएफिशिएंट है। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ, आपको अगर x प्लस, आई मीन इफ़ यू रिमेंबर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो आई होप आप इससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से होता है। और इसका एक और एक्सप्रेशन होता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली राइट नाउ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये एक्सप्रेशन एक बार खुद से देखें, खुद से आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिक टर्म्स याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ। आई विल रिवाइज इट एंड देन एक्सप्लेन इट। तो आप इसे देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्यूबिक टर्म भी है, स्क्वायर टर्म भी है। तो आप इसे जो सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये x1 x2 प्लस 1 की होल क्यूब के इक्वल होगा। इफ़ आई ट्राई टू इलेबोरेट और इस स्टेप को अगर मैं एक्सपैंड करूँ, तो आई विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को अपने साइड से ट्राई करती हूँ, सो आई विल गेट द सेम इक्वेशन ओनली जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में फाइंड करा था। तो अगर मैं इसको, क्योंकि मुझे पता है कि ये कर्नल है और ये भी पता है कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये वैलिड है, इफ़ आई नो दैट दे आर वैलिड कर्नल, तो आई कैन से कि ये सिमेट्रिक भी होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब x2 x1 प्लस 1 का होल क्यूब, क्योंकि ये सिमेट्रिक हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई कैन कंक्लूड कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए तो डेफिनेटली, सॉरी, ये वाला ऑप्शन तो हमेशा ही करेक्ट होगा बिकॉज वी हैव जस्ट डिराइव द इक्वेशन। लेकिन अगर हमारा लाइक सिमेट्रिसिटी नहीं पता है तो आप सिर्फ वही जिस पे श्योर हो आप वही वाला ऑप्शन टिक करना। बट सिंस वी नो दैट इट इज़ अ वैलिड कर्नल और दिस कर्नल फंक्शन इज़ बीइंग मैप्ड प्रॉपरली, तो इसका ट्रांसफॉर्म, आई मीन इसका सिमेट्रिसिटी भी सेम ही रिजल्ट थ्रो करेगा, इसलिए वी हैव दिस ऑप्शन, आई मीन दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। ये वाला जो हमने निकाला है, इट माइट बी ट्रू और इट माइट नॉट बी ट्रू, और ऑब्वियसली ट्रू होगा बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड सिमेट्रिसिटी। तो ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंपोनेंट, ये जो इक्वेशन है, ये आप मुझे चेक करके कमेंट में बताना कि ये क्यों सिमेट्रिक है, ये क्यों सिमेट्रिक नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस ऑप्शन जो यहाँ पे पावर 4 है, ऑब्वियसली हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए देख रहे हैं, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस है वो फोर डिमेंशनल में जा ही नहीं सकता है जिसकी पावर 4 हो, क्योंकि हमारा सैम्पल साइज़ या हमारे फीचर्स ही थोड़े से कम है। एज़ पर द इक्वेशन हमारे जो फीचर्स हैं वो इतने ही हैं, 3 डिमेंशनल स्पेस में ही है। और अगर आप यहाँ से कन्फ्यूज़ हो रहे हो, इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज़ कि इसकी पावर 4 है तो मतलब 4 डिमेंशन होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो पावर 4 है ना, इसमें क्वाड्रेटिक टर्म भी होगा, ठीक है।
जिसकी पावर 4 वाली भी टर्म होगी, पावर 3 वाली भी टर्म होगी, पावर 2, पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म भी होगा। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स। अगर आप पावर 4 को ही सिंप्लीफाई करते हो ना तो 5 एलिमेंट्स बन जाते हैं, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि वी आर हैविंग ओनली 3 एलिमेंट्स। तो 3 टाइप के ही एलिमेंट्स होने चाहिए या 4 टाइप के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। आप इसे इलैबोरेट करके देख सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं अभी एक्सपैंड करके नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है मल्टीप्लाई करने में, इस वजह से मैं आपको ये अभी टास्क दे रही हूँ। अगर नहीं हो पाया तो आई विल ट्राई कि मैं वीक 3 की वीडियो से पहले ये वाला डाउट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ये सारी चीज़ें कवर कर दूँगी। इफ़ नॉट, इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू देन आई विल स्किप दिस। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। वी हैव अनदर इक्वेशन गाइस। ये है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर एक्स क्या है, x1 x2, y क्या है, y1 y2। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन सही है? ओके, सो लेट्स चेक दैट। इसके लिए हमें क्या दिया है, k x1 x2 वेट x y दे रखा है ना, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ k x1 x2। ये क्या है, ये x वाला वैल्यू है, ठीक है, x वाला वेक्टर, कॉमा y1 y2, ठीक है। और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ, क्योंकि ये x ट्रांसपोज है तो x ट्रांसपोज मतलब x1 x2 ट्रांसपोज y1 y2 और इसका स्क्वायर यहाँ पे। सो वी वर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन राइट, चेंज द कलर, हाँ ठीक लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने कहाँ तक सॉल्व करा था, हमने देखा था कि हमारे पास, इज इट वर्किंग, सॉरी एक्चुअली मुझे कुछ काम आ गया था और फिर रिकॉर्डिंग पेंडिंग हो गई थी। तो हाँ, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। ये हमारा एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है और हमें ट्रांसफॉर्मेशन पूछा था। तो हमने देखा था कि जब भी हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है किसी 2 डिमेंशनल वेक्टर को किसी हायर डिमेंशन में, किसी भी स्पेस में, अगर 6 डिमेंशन है या कितने डिमेंशंस होंगे, तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है कि इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसके फीचर स्पेस में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, अगर R2 से R6 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या R2 से R10 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मतलब ये क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मेट पहले से ही डिसाइडेड है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। मुझे उतनी अभी एफिशिएंसी नहीं आई है कि मैं मतलब आंख बंद करके आपको बता सकूं कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे आपको समझाने में, लेकिन जब तक मैं कुछ कुछ फॉर्मेट आपको बता दूंगी जो स्पेसिफिक है और लगभग हर क्वेश्चन में मतलब आप उसको उस फॉर्मेट को याद रख सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू लिख दी तो इसे मैं फिर से लिख देती हूँ इसको कि हाँ, अब इसको इक्वल टू में एक्स ट्रांसपोज वाई के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो हाउ कैन यू राइट इट, एक्स ट्रांसपोज, so you have to write x1 x2 ट्रांसपोज, क्योंकि ये क्या है, ये x वाला वेक्टर ही है। और y को मैं अभी डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो आपको इसे उस तरीके से अरेंज करना है, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, x1 x2 डॉट y1 y2, ठीक है। क्योंकि आपको ये मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम हम क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो थोड़ा वहाँ पे गलत हो सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यू हैव टू जस्ट टेक डॉट प्रोडक्ट। मतलब कोई मैट्रिक्स नहीं बनानी है, हमें सिंपल वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम अब हमारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, x1 x2, ठीक है, फिर y1 y2, इसे आप इसका ट्रांसपोज भी लिख सकते हो। सॉरी अगर मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी यहाँ पे सही नहीं बैठ रही है आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, लेकिन इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंस आई हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ओनली, सो आई विल सिंपली राइट इट लाइक दिस। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा x1 y1 राइट प्लस x2 y2, अब इसका होल स्क्वायर। लेट मी ऐड अनदर पेज, कंट्रोल M। तो अब
एक बार फिर से लिख लेती हूँ, नहीं तो इक्वेशन याद नहीं रहेगी। क्या था? x1 y1 x2 y2 का होल स्क्वायर। सो लेट्स राइट x1 के x, y को हमने लिखा था x1 y1 x2 y2 के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसे अगर हम एक्सपैंड करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करें, तो यू ऑलरेडी नो इट इज़ a स्क्वायर, राइट, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. I'm taking the pause just because I'm writing the equation. A plus b, a square plus b square plus 2ab. There is no extra term here. So इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, हम x वाले कोएफिशिएंट को एक साथ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये 2x है और हम कहते थे ना कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका कोएफिशिएंट आप इस x को हाइड कर लोगे तो इसका कोएफिशिएंट एक स्केलर वैल्यू है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं x1 y1 का स्क्वायर देखूँ, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, तो अगर मैं ये पूछूं कि x कंपोनेंट की कोएफिशिएंट कौन सा है, तो x कंपोनेंट वाले का कोएफिशिएंट क्या होगा? y1 का स्क्वायर, है ना। जो x को यू जस्ट हैव टू हाइड द टर्म, जो भी आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है, यू जस्ट हैव टू हाइड द टर्म, उस नंबर को या उस डिजिट को या उस वेरिएबल को हाइड कर दो और उसकी एसोसिएटेड जितनी वैल्यूज़ है उसे लिख दो। तो हमें x के रिस्पेक्ट में क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी? y1 स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, देन वी विल गेट y2 स्क्वायर, देन वी विल गेट y1 y2। सिमिलरली अगर हम y को हाइड कर दें और उसका कोएफिशिएंट देखें तो हमें x1 स्क्वायर, देन x2 स्क्वायर, देन x1 x2, है ना, इस फॉर्म में कुछ वैल्यूज़ हमें इस टर्म्स में, आई मीन इस तरह के कुछ हमें टर्म्स मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितने भी x वाले टर्म है हम उसको सिंपली अभी एक साइड रख रहे हैं, ठीक है। x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, या फिर हम, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो 2x है ना, अगर मुझे इसे स्क्वायर के टर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर मैंने ले रखा है, सो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस वैल्यू। अगर मान लो इसे मुझे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है, तो आई कैन राइट √2 टाइम्स √2 टाइम्स x, है ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो उसको मैं 2 लिख सकती हूँ। तो व्हाट आई कैन राइट इज, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, यही मैं कह रही थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिसाइड नहीं करी है तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसका एक फॉर्मेट होता है, इस वजह से हम उसके कोएफिशिएंट को 1 बना देते हैं और बाकी सारे टर्म्स जो हैं हम उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ मैंने x की सारी कोएफिशिएंट की वैल्यू लिख ली है एक रो फॉर्म में, और यहाँ अब मैं y की वैल्यू लिखूँगी एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये वेक्टर मैंने इसलिए लिखे हैं यहाँ पे क्योंकि अब जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगी देन आई विल ओनली गेट द स्क्वायर वाला टर्म, आई मीन सिर्फ मुझे एलिमेंट वाइज टर्म्स मिलेंगे। तो इसे मैं लिख सकती हूँ y1 स्क्वायर, और इसे लिख सकती हूँ y2 स्क्वायर, फिर √2 y1 y2, सेम चीज़ें हैं, जो आपने यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं उसी को यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में लिखना है। अब हमें पता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन फाई है, अगर मैं फाई x1 x2 का ट्रांसपोज अगर मैं देखूँ, ठीक है, इसका ट्रांसपोज, तो ये क्या है, ये है, देखो क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है तो मुझे सिर्फ कौन सी वैल्यूज चाहिए, मुझे सिर्फ रो वाली मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे x कंपोनेंट वाली ही सारी वैल्यूज मिलनी चाहिए। x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, √2 x1 x2। अब ये मैंने इस फॉर्मेट में लिखी है, x मतलब स्क्वायर वाले टर्म पहले हैं और रूट वाले टर्म बाद में। आपके ऑप्शन में हो सकता है कि रूट वाला टर्म पहले हो या रूट वाला टर्म मिडिल में हो। तो मतलब ये टर्म का जो मतलब ये है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, या आगे पीछे स्वैप कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं डिजिट, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो वैल्यू आएगी x के रिस्पेक्ट में, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, तो आई विल गेट दिस ओनली, क्योंकि हमसे पूछा गया था फाई एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू बताओ, और हमें पता है फाई एक्स ट्रांसपोज टाइम्स फाई ऑफ एक्स इज नथिंग बट के एक्स कॉमा वाई। हमने के एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकाल ली और हमें इसकी वैल्यू भी पता चल गई। तो अब हमसे पहले वाले टर्म की, अगर ये ना मुझे दिखते नहीं रहता है पेन कहाँ पे है, तो अगर मुझसे पहले वाले टर्म की वैल्यू पूछी जाएगी
फाई एक्स ट्रांसपोज, तो वो क्या होगी, वो सिंपली वही होगा जो मेरा एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है। तो एक्स कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे x1 और x2 दो वैल्यूज़ ले रहे थे, इसलिए मैंने इसे वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्लिसिटली इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अगर आपसे यही बोलते कि आप मुझे फाई ऑफ वाई की वैल्यू बताओ, तो यू जस्ट हैव टू राइट दिस, मतलब कॉलम मैट्रिक्स होती फिर वो y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर एंड देन रूट y1 y2, मतलब रूट 2 y1 y2। इस तरह से आप अपना आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन मिले हुए हैं। ये देखो x1 है, x1 x2 है, x2 है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन x1 x2 का ट्रांसफॉर्मेशन है, x1 स्क्वायर वाला टर्म है, x2 ये वाला टर्म हमें नहीं मिला, x1 प्लस x2 वी डिडंट गेट, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, x1 हमारे पास है, x2 हमारे पास है, और x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर वाला टर्म क्या ये है हमारे पास? आई डोंट थिंक हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म है। लेट्स चेक। देखो x1 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है, और क्योंकि 2 का रूट 2 का स्क्वायर अगर मैं देखूँ तो वो 2 होता है। 2 सिर्फ 2 वैल्यू ले सकता है। व्हाट आई एम सेइंग कि जो इसका, अगर मैं इसका स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो इसे मैं रूट 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, क्योंकि रूट 2, अगर मैं रूट 2 को यहाँ और रूट 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। इसीलिए मैंने इसे ब्रेक कर दिया है स्क्वायर के फॉर्म में, ताकि ये मुझे ईजिली मुझे इसका ईजिली डिकम्पोजिशन वैल्यूज़ मिल जाए, मुझे ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। लेकिन स्क्वायर वाला टर्म हमें नहीं मिला, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। यहाँ देखो, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, और ये वाला टर्म है, तो मेरे हिसाब से अभी ये ऑप्शन सही है। कुछ आगे पीछे हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट में, मतलब गलती होगी तो आप मुझे बता देना, अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन ठीक है। और आपने यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे वीक 2 से, आपको समझ आ गया होगा कि अ, अभी तक टिल दिस टर्म, मतलब मैंने प्रीवियस 3 इयर्स के जो टर्म देखे हैं, मतलब 3 टर्म्स के जो पेपर देखे हैं, उसमें क्या था कि उसमें वीक 2 से जितने भी क्वेश्चन आए, क्योंकि एंड टर्म में बहुत कम वेटेज होती है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है। क्विज 2 में वीक 2 का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं रहता है। अब रहा कि वीक 2 सिर्फ क्विज 1 में आता है, तो क्विज 1 में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, और उसमें ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन वाले ही क्वेश्चन आते हैं कि आपने इसे इतने डायमेंशन में, इतने मतलब R2 से R6 में ट्रांसफॉर्म कर दिया, या अगर हमारे पास सारे डायमेंशंस पता है तो कितने सारे इसमें एलिमेंट्स होंगे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, कर्नल्स का क्या यूज़ है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं वीक 2 की बात करूँ, तो यही चीज़ हम वीक 10 और वीक 11 की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे, तो वहाँ से मिक्स करके प्रॉब्लम आते हैं। मतलब हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता होता है, और हमें फिर आगे हमारे जो भी डी नॉट और भी बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती है। मैं तो डी नॉट ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे उस टर्म का नाम नहीं पता जो बूस्टिंग और एडा बूस्ट में यूज़ होते हैं। तो मुझे इसका मतलब पता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं मुझे वो नहीं पता। तो ये सब आप आगे चल के धीरे धीरे खुद ही लर्न कर लोगे, खुद ही देख के आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गए, लेकिन इस टर्म में चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सिमिलर पैटर्न रिपीट हो गया 3 टाइम से कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हो सकता है इस बार वो ग्रेडेड असाइनमेंट के वीक 2 से कोई भी क्वेश्चन एक ईजी सा डाल दें, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन आसान होते हैं मेरे लिए सॉल्व करना, ईजी क्वेश्चन कभी कभी हमें आते हुए भी गलत हो जाता है। तो हो सकता है कि वो ईजी से ही क्वेश्चन रखें, लेकिन किसी और वे में पूछे, जैसे स्टोरेज हमें पता होना चाहिए, जैसे मेगाबाइट्स गीगाबाइट, हमें ये सारी वैल्यूज़ पता चल गई, और फिर आगे हमें कुछ वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ग्रेडेड असाइनमेंट के सोल्यूशन में से देख के अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी मैं ट्राई करूँगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अपलोड कर दूँ, अदरवाइज़ इतना मेरी तरफ से अभी के लिए सफिशिएंट होगा आपको समझाने के लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन के is defined as this. Okay, is this a valid kernel or not? So to check its validity, we use Mercer's theorem या Mercer's rule. ठीक है, हम ये रूल याद करते हैं। इसके दो कंडीशन क्या है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है
ये मैं सही लिख रही हूँ ना? हाँ, ये सिमेट्रिक होना चाहिए और सेकंड कंडीशन है कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होना चाहिए। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट आप समझ लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए अभी के लिए। और भी सारी चीज़ें हैं लेकिन अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये दोनों कुछ टर्म्स हैं हमारे। फिर अब अभी के लिए यहाँ पे देखो, पीएचडी हम मैट्रिक्स के लिए ज़्यादातर चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई मैट्रिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली है और हम इसे रिप्रेजेंट भी अभी नहीं करना चाह रहे हैं, तो अभी हम सिमेट्रिसिटी पे ध्यान देंगे। वैसे मैं दोनों कंडीशन लिख देती हूँ, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ये दोनों कंडीशन है। बट इस क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ ये वाला सिमेट्रिसिटी वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होगी, तो मैं उसी के बेसिस पे देखती हूँ। तो हमें सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाई 2 times 3 and if I reverse the digit, if I swap the digit, I should get the same value। तो अब ये चेक करना है हमें, ठीक है? इसी तरह से हम हमारा ये एक्सप्रेशन ट्राई कर सकते हैं। ये क्या है? x1 x2 प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 क्यूब x2। यहाँ से देखो, अगर ये कोएफिशिएंट अगर इसकी पावर 1 हो या 2 हो तो एक पल को ये रिवर्स होने में या स्वैप करने में चेंज नहीं करेंगे। आई मीन सेम सेम वैल्यू ही प्रोवाइड करेंगे। अगर ये वैल्यूज़ मतलब एक सर्टेन रेंज में ही ले सकते हैं तो। लेकिन क्यूबिकल टर्म में या ऑड पावर वाले टर्म में हमें मतलब डायरेक्ट हमें हिंट ही मिल जाएगा कि ये ऑब्वियसली सिमेट्रिक नहीं होने वाला है। तो क्यूबिक टर्म या फिर ऑड नंबर्स का पावर होगा तो वहाँ पे हमारा आंसर हमेशा सेम आए, ये ज़रूरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल द वैल्यूज़ ऑफ दीज टू वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली इक्वल। अब हमें क्या करना है? सिमेट्रिसिटी चेक करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? x1 x2 को स्वैप करना पड़ेगा। x2 x1, जहाँ जहाँ x1 है वहाँ वहाँ x2 लिख दो और तब देखो कि क्या कुछ चेंजेस हमें दिख रहे हैं। देखो, ये टर्म कोई कोई चेंज नहीं आया, ये टर्म कोई चेंज नहीं आया, 1 कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन क्या x1 क्यूब x2 के इक्वल हमेशा होगा? ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं है, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, ठीक है? कभी ट्रू इसलिए क्योंकि मुझे अभी इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। अगर मुझे ये पता होता कि x1 गिवन दैट कि x1 और x2 इक्वल वैल्यूज़ ले रहे हैं, तब मैं कह सकती थी कि ये दोनों टर्म्स कहाँ क्या, हाँ, ये दोनों टर्म्स भी सेम वैल्यू ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में मुझे कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड था और मैं अपने अजम्पशन से ये भी नहीं बोल सकती कि x1 क्यूब की जो भी वैल्यू होगी वो x2 क्यूब के वैल्यू के इक्वल होगी। सो दैट इज़ वाई दीज आर नॉट सिमेट्रिक, एंड सिंस दीज आर नॉट सिमेट्रिक तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वैलिड कर्नल नहीं है। इसमें मुझे पीएचडी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, किसी का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती तो मैं शायद वो चेक करती, बट क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन से मेट्रोसिटी वाली कंडीशन में ही पास नहीं करा तो मैं इसे सिंपली कह सकती हूँ कि ये हमारा वैलिड कर्नल नहीं है। ओके गाइज, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। इसमें बोला गया है अ डेटा सेट कंटेनिंग 200 एग्जाम्पल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हैं? वी हैव 200 एग्जाम्पल। एक्चुअली क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग में मेरी वॉइस नहीं आई, इस वजह से ये दोबारा करना पड़ गया। तो अभी क्या है, 200 एग्जाम्पल हैं और ये कितने डिमेंशन को बिलोंग कर रहे हैं? 3 डिमेंशन को। और इसे आप फीचर की तरह समझ सकते हो कि इतने फीचर्स हैं और हम इसको क्या करने वाले हैं? हम इसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं into some higher dimension, has been transformed into a higher dimensional space, a polynomial kernel of degree 2। ठीक है, पॉलिनॉमियल कर्नल का इक्वेशन क्या होता है? x1 ट्रांसपोज x2। यहाँ पे ये सब्सक्रिप्ट से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये चेंज हो सकता है, x1 x2 हो सकता है, xi xj हो सकता है, या x1 ट्रांसपोज x1 हो सकता है। तो सेम वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैटर नहीं करता है। लेकिन इक्वेशन क्या होती है पॉलिनॉमियल करने की? कर्नल की ये टर्म और इसका पावर p होता है। और पावर हमें क्या दिया है? डिग्री क्या दी है? डिग्री हमें 2 दे रखी है। तो हमें बोला गया है कि इतने हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो 3 डिमेंशनल स्पेस में बिलोंग करते हैं। अब हम इसे किसी हायर डिमेंशन में डाल रहे हैं, तो अब जितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे, या बेसिकली अगर मैं कहूँ कि अब जो डिमेंशन होगा ट्रांसफॉर्म फीचर स्पेस का वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें इसका डिमेंशन बताना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसका डिमेंशन क्या है। तो हमने पहले ही देख लिया था इसका फॉर्मूला p+d। इसका हमें कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं, ये इसे
आप NCR की तरह समझ सकते हो, जहाँ पे n इज़ टेकिंग द वैल्यू p प्लस डी और r हमारा सिर्फ d हो जाता है। अब अगर मैं सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ या इसे मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट के टर्म में, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फीचर स्पेस दैट वी विल गेट इज, यहाँ पे मैं p प्लस डी सी डी लिख रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल यही रिप्रेजेंटेशन है, p प्लस डी और d, ये यही चीज़ को मैंने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब पावर हमें क्या मिली थी 2, और डिग्री सॉरी आई मीन कौन से डिमेंशन में, 3 डिमेंशन, और d की वैल्यू क्या है 3, मतलब 5c3। और यहाँ पे ना अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, मतलब कन्फ्यूजन मतलब ये d तो पता है कि ये तो डायमेंशन स्पेस को ही बिलोंग कर रहा है कि कितने डिमेंशन में, 3D है, 2D है, 4D है, ये तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आपको ये भी दिख रहा है कि p भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें अगर पॉलिनॉमियल कर्नल बोला जाएगा तो इसका मतलब पावर ही होने वाली है। लेकिन तब भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम इसे d प्लस पी और उसके बाद हम p लिखें या फिर d लिखें। तो इसका एक बेसिक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं इसे ये भी लिखूँ ना, अगर मैं 2 प्लस 3c3 लिखूँ, या अगर मैं 3 प्लस 2c2 लिखूँ, ये एक प्रॉपर्टी है, इसका आंसर हमेशा सेम होने वाला है, क्योंकि हम ऊपर में टर्म्स को क्या कर रहे हैं, हम ऊपर में टर्म्स को ऐड कर रहे हैं और नीचे में हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, आर वाली वैल्यू लिखते हैं। तो इसका आंसर किसी भी तरीके से, मतलब आगे पीछे भी अगर टर्म हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो आर वैल्यू लेगा, एनसीआर का फॉर्मूला है ना, तो एनसीआर के फॉर्मूले में जो आर वैल्यू लेगा वो हमारा डायमेंशन है, और पी जो है हमारा पावर है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ये हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन तब भी यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई बड़ा एग्ज़ाम्पल, बड़ा मतलब वैल्यू नहीं है, जैसे 200c3 मैं लिखूँ या फिर मैं लिखूँ 200c2, इसकी वैल्यू भी कहीं न कहीं सेम ही होगी, लेकिन एक्यूरेट रिज़ल्ट के लिए अभी मुझे पता नहीं है कि इतनी बड़ी वैल्यू को कैसे सॉल्व करें। आई मीन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, हमें फैक्टोरियल निकालने पड़ेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वैल्यू डिफ़र हो सकती है, बट क्योंकि यहाँ पे छोटे-छोटे टर्म्स हैं, मतलब 5 + 2 3, और आपको 20 डायमेंशन में भी देंगे ना, या कितने भी बड़े फीचर स्पेस में पूछेंगे, आप इसके टर्म को आगे पीछे भी गलती से लिख देते हो तो भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि NCR इज़ इक्वल टू NCR-1, और इस तरीके से कोई फ़ॉर्मूला होता है NCR+1, ऐसे करके कुछ होता है, अभी मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे ये करने का अभी मतलब यही था कि इसकी वैल्यूज़ क्या होने वाली है, इसकी वैल्यूज़ हमेशा सेम होने वाली है, बस मुझे ये बताना था। मैं कुछ ज़्यादा ही बकवास करने लग गई हूँ। तो जल्दी से इसे लिख लेते हैं, 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसे मैं 2 भी लिख सकती हूँ, 2 3 से 3, तो आई विल गेट 10। अगर मैं 5c3 भी लिख दूँ ना तो भी इसका आंसर मुझे सिर्फ 10 ही मिलेगा। सॉरी, अगर मैं 5c2 भी लिख दूँ तो भी मुझे 10 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसे ऊपर तो सेम ही वैल्यू होगी, 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, ठीक है, या 2 फैक्टोरियल, जो भी आपको लिखना है, क्योंकि हम इसे नीचे आर फैक्टोरियल लिखते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल से, है ना। तो इसकी वैल्यू ये भी अगर होती तो भी मेरा आंसर सेम ही आना होता, तो इससे कोई हमें मतलब टेंशन नहीं लेनी है कुछ, ये हमारा हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, consider that 1000 data point belonging to d-dimensional space have a non-linear relationship। जो मेरे 1000 डेटा पॉइंट्स हैं वो किसी डी डायमेंशनल स्पेस को बिलोंग करते हैं, मतलब डायमेंशन क्या है, डी है। अब बोला गया है नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, तो मतलब कर्नल पीसीए का तो ऑब्वियसली यूज़ होगा, पीसीए मतलब पीसीए का यूज़ होगा। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है, वी अप्लाई कर्नल पीसीए टू रिड्यूस द डायमेंशन रिड्यूस करने के लिए वी यूज़ पीसीए, और जब हमारे पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो तो हम कर्नल पीसीए का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी सेम है, बस थोड़ा सा लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस है। अब ये देखते हैं, एंड टेक द फर्स्ट के प्रिंसिपल कंपोनेंट, कैन द वैल्यू ऑफ के बी लार्जर देन डी।
अब ये बोला गया है कि अगर हम कर्नल पीसीए इस 1000 डेटा पॉइंट पे अप्लाई करें जो कि किसी डी डायमेंशन को बिलोंग करता है, तो क्या उसके जो के प्रिंसिपल कंपोनेंट है, मतलब जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट है, जो इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्शन मुझे देंगे, क्या उसकी वैल्यू के से कभी लार्जर हो सकती है या नहीं हो सकती? देखो, इसका रीज़न मैं बता देती हूँ। इसका रीज़न काफ़ी ज़्यादा वायलेटिंग है, मतलब वायलेटिंग मतलब कि 100% ट्रू भी नहीं है, 100% फॉल्स भी नहीं है। तो हम किसी अज़म्पशन में फँस जाते हैं। इसका बहुत बड़ा सा मतलब थ्योरी दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। ये अगर हम पीसीए की बात करें, तो पीसीए के केस में ये कभी भी के की वैल्यू डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन है पीसीए की, कि अगर फीचर वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है और हम फिर आगे कैलकुलेशन नहीं सॉल्व कर सकते इंडिविजुअली हर डेटा पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पीसीए के केस में ये कभी लार्जर नहीं हो सकता। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कर्नल पीसीए की बारे में, तो कर्नल पीसीए के केस में ये कभी कभी हो सकता है। इसमें कोई नेसेसिटी या मैंडेटरी रूल नहीं है कि कभी भी नहीं होगा कि वैल्यू लार्जर देन डी, मतलब लार्जर डिमेंशंस होंगे या फीचर्स ज़्यादा होंगे हमारे डिमेंशन से, तो ऐसा नहीं है। कर्नल पीसीए के लिए ये जो क्वेश्चन है, ये हमेशा क्या सेम आई मीन लार्जर वैल्यू कभी भी ले पाएगा, तो उस केस में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इक्वेशन या नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी हमारे पास पिक्सल या डेटा सेट, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बेसिस पे हम ये बताएंगे। लेकिन सिंस हमें पहली बात तो इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि क्या इसकी वैल्यू लार्जर होगी या नहीं, तो इसका एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है वो मैं भी लिख के दिखाती हूँ। मिनिमम ऑफ एन कॉमा डी। तो मेरी जो के की वैल्यू होगी, देखो पीसीए के केस में जब भी डी लार्जर लार्जर एन हो जाता है, तो मतलब डी की वैल्यू कभी भी मतलब डी की वैल्यू वेट मतलब के की वैल्यू डी से कभी भी लार्जर नहीं हो सकती, क्योंकि डी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है यहाँ पे। तो ये वाला कंडीशन पीसीए के लिए, अलोन पीसीए के लिए हमेशा सही नहीं होगा। लेकिन एक रिलेशन है जो कि हमने देखा था लेक्चर के, लेक्चर में भी, और हमें अरुण सर ने भी बता रखा है कि जो भी हमारा टॉप के प्रिंसिपल कंपोनेंट है, इट कैन टेक मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यू, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स में से मिनिमम जिसकी वैल्यू होगी। जैसे अगर 5,3 है, तो कितने इम्पॉर्टेंट या इंडिपेंडेंट चॉइसेस हो सकते हैं मेरे पास? 3 चॉइसेस हो सकते हैं। तो ये मिनिमम वैल्यू ले सकता है। तो इस केस में मैं लिख देती हूँ, ये थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी है कि ये कर्नल पीसीए में इसकी वैल्यू हाई हो सकती है। कर्नल पीसीए में के की वैल्यू कैन बिकम लार्जर देन डी, लेकिन जनरली इट इज़ अ गुड अजम्पशन कि जनरल केसेस में हम इसको हमेशा यही लिखते हैं कि के हमेशा मिनिमम ऑफ एन कॉमा डी, मतलब डी की कितनी भी वैल्यू, अभी हमें एन के बारे में नहीं पता तो मैं इधर मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी लिखूँ या के इज़ लेस देन इक्वल टू डी लिखूँ, ये बात सेम ही होगी, क्योंकि अभी मुझे एन के बारे में नहीं बताया गया। ये कुछ एन डिमेंशनल एन डेटा पॉइंट्स इसमें हैं, ठीक है। 1000 कॉमा कुछ डी है, तो हमें पता चल रहा है ऑब्वियसली कि यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग के की वैल्यू कभी भी डी से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो इसका आंसर ऑब्वियसली होगा नो, इस पर्टिकुलर कंडीशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन क्या ये हमेशा ट्रू होता है? तो हमेशा अगर ये ऑलवेज कंडीशन में आता या मस्ट कंडीशन में आता, तो ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि कर्नल पीसीए में ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इक्वेशन पे। लेकिन अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूँ, तो हाँ, यहाँ पे ये होल्ड करेगा कि के की वैल्यू कभी भी डी से लार्जर नहीं हो सकती, ठीक है। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू ऑल। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा है कि हाँ यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो, हर हर अपने मतलब प्रॉपर्टी के एल्गोरिदम के कुछ ड्रॉबैक्स होते ही हैं। तो ड्रॉबैक्स पे अगर हम ध्यान ना दें तो हो सकता है कि ये चेंज हो भी और नहीं भी। लेकिन क्योंकि हमें ये रिलेशनशिप पता है, तो हम इसके बेसिस पे हम सिर्फ ये स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हैं कि इसके लिए ये नहीं ले सकता है। लेकिन अगर आपसे कोई पीसी और कर्नल पीसीए के रिस्पेक्ट में पूछे, तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि क्योंकि पीसीए इंडिविजुअल डेटा सेट को
कंप्यूट करने के लिए, हर एक वैल्यू को निकालने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप शो करता है, लीनियर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता दिया नॉन लीनियर है, तो हम मतलब यहाँ पे डिमेंशन ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो के की चॉइसेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, उस केस में हमेशा फॉल्स है। लेकिन कर्नल पीसीए क्योंकि हमें वहाँ वही यूज़ करना पड़ेगा, तो उस केस में इसकी वैल्यू हायर हो सकती है, क्योंकि उस केस में हमें ये नहीं पता अभी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्शन कितने होंगे। तो अगर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिले तो कर्नल पीसीए के केस में ये इसकी वैल्यू, इट कैन टेक, I mean K can take larger value than D, but generally as per this property we hold, I mean we will say that कि K जो है उसकी वैल्यू D से ज़्यादा नहीं होती। ओके, सो आई एम रिपीटिंग इट अ लॉट, अब मैं इसे रिपीट नहीं करने वाली। अब ये देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फाइव इज गिवन बाय दिस। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है R2 से R6 में। हाँ, आई होप मेरा मेल एक्सेप्ट हो जाए कि मुझे भी वो लोग असिस्टेंस के लिए अपॉइंट कर लें, बट लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। ये हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, फाई ए कॉमा बी ट्रांसपोज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 √2 AB √2A√2B का ट्रांसपोज। अब हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन टेक द सेम वैल्यू एज दिस। हमें बोला गया क्या, फाई x1 ट्रांसपोज फाई ऑफ x2। ठीक है, ये क्या है, के एक्स कॉमा वाई कर्नल पॉलिनोमियल है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ये वैल्यू ले सकते हैं, आई थिंक हमने ये सॉल्व करा है, अगर नहीं भी करा तो कोई बात नहीं, हम ये फिर से सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो हमें एलिमेंट्स कौन कौन से वैल्यू ले सकते हैं ये बता दिया है, लेकिन कहीं कहीं केसेस में नहीं भी बताते हैं, तो आपको एक जनरल फॉर्मेट याद रखना है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, √2AB √2A√2B R2 से R6 के लिए। ये हमेशा ट्रू नहीं है, कभी कभी दूसरी वैल्यूज़ भी ले सकता है, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म होगा उसमें, एक कांस्टेंट टर्म होगा 1 सबके ही केसेस में, फिर रूट वाला टर्म हो सकता है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फिर क्यूब वाला टर्म हो सकता है, मींस क्यूब रूट हो सकता है वहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ कुछ वैल्यूज़ आप जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अब हम इसको लिख ले वाले इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें x1 हमें क्या मिला है, x1 हमें मिला है a कॉमा बी, x2 हमें क्या मिला है, x2 हमें पता नहीं है, तो हम इसे a1 b1 लिख लेते हैं और इसे a2 b2 लिख लेते हैं। जब हमें पता नहीं है तो हम सेम सेम ही वैल्यूज़ ले सकते हैं, बस उसका सब्सक्रिप्ट चेंज कर सकते हैं। बाकी आप इधर इधर कोई भी वैल्यू, ए बी है तो आप यहाँ पे एक्स वाई ले लो, लेकिन हमारी सिंप्लिसिटी के लिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम सिंपल वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। तो इसे अगर हम देखें, इसका अगर मैं इक्वेशन देखूँ तो ये मुझे किस तरह मिलेगा, ये मुझे मिलेगा a1 स्क्वायर। यहाँ बस मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट करी है मेरी वैल्यूज़ a1 b1 a2 b2, तो मैं सिंपली इस रिप्रेजेंटेशन की जगह यहाँ पे a1 लिखूँगी और दूसरे वाले केस में मैं a2 लिखूँगी, और बस नंबर्स सब्सक्रिप्ट चेंज करना है मुझे, और कुछ नहीं करना। a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर 1 √2 a रे √2 a1 b1 √2 a1 √2 b1। ठीक है, इसका करना है ट्रांसपोज, अब इसको मल्टीप्लाई करना है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर। तो यहाँ पे मैं छोटा सा डॉट लिख देती हूँ, यहाँ देखो मेरे पास स्पेस नहीं है सफिशिएंट, तो आप इसे थोड़ा सही से लिख लेना। बाकी आप क्या करना, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, अभी मैं करके दिखाती हूँ, e2 b2 2 e2 √2 b2। मल्टीप्लाई मतलब सिंपल क्या करो, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे मतलब इसी वाले ट्रांसफॉर्मेशन से हमें मिल जाएगा इसका आंसर।
तो मैं इसे लिख देती हूँ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर इन दोनों को, ये अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। ये अलग अलग टर्म्स मुझे यहाँ से पता चल रहे हैं मेरे फीचर्ड स्पेस से, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि प्लस करने में मिस्टेक ना हो जाए। A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 A1 B1 A2 B2 प्लस प्लस के बाद क्या है ये, हाँ, प्लस 2A1 A2 प्लस 2B1 B2। अब क्या करना है, अब सिंपली से हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर वाला टर्म है 2AB 2A1 B1 2A2 B2, तो इसे हम एक पेज ऐड करते हैं और इसे फिर से लिखते हैं। इसे मैं अगर लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर 1 2A1 B1, ठीक है, 2A1 A2, अच्छा 2A1 A2 है 2A1 A2 प्लस 2B1 B2। सो आई गॉट दिस। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ पे ए वाले टर्म्स हैं उसकी वैल्यू एक साइड लिख लूँगी। मतलब एक बार इसे हम देखते हैं कि हम इसे और कैसे, मतलब इसका फॉर्म और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके देखते हैं। स्क्वायर वाला टर्म है ये, इसे मैं चाह रही हूँ अभी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले टर्म में रिप्रेजेंट करूँ। तो ए स्क्वायर अगर मैं इसको लिखूँ, बी स्क्वायर इसको लिखूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। लेकिन ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। ए, तो इसे मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, इसे मैं अगर मैं कॉमन लूँ, एक बार फिर से लिख के देखते हैं। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉमन A1 A2 प्लस B1 B2। अब देखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A एंड B, है ना। अब ये इस फॉर्म में लग रहा है ना, हल्का हल्का A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। इसे हम इसे और एक्सपैंड करके लिख देते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये वाला टर्म कांस्टेंट है। अब मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसे अगर मैं φx1 ट्रांसपोज φx2 की तरह लिखूं, x1 क्या था A1 A2, x2 क्या था B1 B2, सॉरी x1 क्या था A1 B1, है ना, A1 B1, x2 क्या था A2 B2। तो अब मैं इसे इस टर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, x1 और x2 की टर्म में। तो इसे एक बार देखते हैं। इसे मैं लिख सकती हूँ x1, ठीक है, x1 ट्रांसपोज x2 का स्क्वायर, x वाला x1 ट्रांसपोज अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा A1 B1 और ये हो जाएगा A2 B2। क्या इसकी वैल्यू यही आ रही है? हाँ, इसकी वैल्यू आप देखो A1 A2 B1 B2। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको x1 ट्रांसपोज x2, तो आपको यही सेम रिजल्ट मिलेगा। ये हमने वेरीफाई कर लिया। प्लस 1, है ना, 1 वाला टर्म यहाँ पे एडिशनल है, तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, राइट। और इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई, अगर आपको किसी और फॉर्मूले की याद आ रही है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा करके कोई फॉर्मूला है, या कोई भी एडिशनल चीज़ें जो मैं यहाँ मिस कर रही हूँ, आप मुझे बता देना। मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब मैं इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि x1 ट्रांसपोज x2 की वैल्यू ही इस वाले इक्वेशन के इक्वल, इक्वेशन 1 या इक्वेशन अगर मैं स्टार बोलूँ तो इस इक्वेशन के इक्वल वैल्यू है। तो मुझे लगता नहीं है कि इससे इसके आगे मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। तो मैं कहूँगी कि जहाँ जहाँ भी ये इस टाइप की वैल्यू मुझे मिलेगी वो ऑप्शन सही होगा। एक बार देख लेते हैं। x1 ट्रांसपोज x2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये वाला टर्म हमारे पास सारे टर्म्स सेम है। हमने क्या किया, हमने एक्सप्लिसिटली सबका स्क्वायर लिया, ए वाले टर्म्स को सॉल्व करा, बी वाले टर्म्स को सॉल्व करा। और यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम 5x1
यहाँ ये कन्फ्यूजन होती थी मुझे कि हम इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करें जब हमें सिर्फ पाई एक्स की वैल्यू पता है, मतलब x इक्वल टू ए कॉमा बी हमें पता है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें x1 एक कॉम्पोनेंट लेना है जिसमें a1 b1 वैल्यूज़ होंगी, x2 दूसरा कॉम्पोनेंट लेना है जिसमें a2 b2 वैल्यूज़ होंगी। आपको सेम ही मतलब वेरिएबल से, मतलब इसमें जितना आप खेल सकते हो उसको एक ही वेरिएबल से आपको खेलना है, वैल्यूज़ चेंज करनी है, सब्सक्रिप्ट चेंज करना है और बाकी सेम मतलब स्क्वायर वाले टर्म की तरफ एसोसिएट करनी है वैल्यूज़, क्योंकि ये हमारे R2 से बिलोंग करता था। तो हमें ट्राई करना है कि हम जो है मतलब अ, इसी तरीके की चीज़ें सॉल्व करें, आई मीन स्क्वायर वाले टर्म में से रिप्रेजेंट कर पाएँ। फिर हमने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में से रिप्रेजेंट करने की बहुत हद तक कोशिश करी। जितना हो सका हमने सिम्प्लीफाई किया, उसके आगे हमने कुछ नहीं किया। तो इसको हम देख लेते हैं, ये वाला टर्म है तो ये ऑप्शन सही है। ये टर्म तो है लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये वाला टर्म है लेकिन सॉरी, ये टर्म है ही नहीं और ये टर्म भी नहीं है, तो सिर्फ ए ऑप्शन सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम PYQ पे आ गए, मतलब हमारे पास 3 क्वेश्चन। ओके, हमारे क्वेश्चन अब खत्म ही होने वाले हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अगेन ट्रांसफॉर्मेशन से बोला गया है। ये k x1 कॉमा x2 की जगह अब f कॉमा g लिया गया है, f ट्रांसपोज g प्लस 1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फीचर स्पेस व्हेन द ओरिजिनल इनपुट वेक्टर हैज डायमेंशन 3। तो d की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। हमें ट्रांसफॉर्म्ड फीचर स्पेस की डायमेंशन बोला है, dimension of transformed feature space, राइट। ट्रांसफॉर्म्ड फीचर स्पेस इसकी डायमेंशन बतानी है, और क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 एंड वी नो 1 प्लस x1 ट्रांसपोज x2 पावर p इज द पॉलिनॉमियल ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी पावर 2 है। तो वी कैन सिंपली राइट p प्लस d मीन्स 2 प्लस 3 टाइम्स 3, इसकी वैल्यू क्या होगी 5c3। इसकी वैल्यू हमने एक क्वेश्चन में हमारे मतलब आई थिंक प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन में थी, इसकी वैल्यू होगी 10। इसी तरह से आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये रीसेंट टर्म का क्वेश्चन लिया गया है, और अगर और भी टर्म के क्वेश्चन चाहिए तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं मतलब एडिशनल वीडियोस और लाऊं, ताकि आपको और ज़्यादा हैबिट हो जाए। लेकिन प्लीज़ अब थोड़ा सा ना आप सीरियस हो जाना, बिकॉज अभी तक हमारे में रिपीटेटिव क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हो सकता है कि इस टर्म में ग्रेडेड असाइनमेंट सही आए या प्रैक्टिस असाइनमेंट सही आए, ईजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें अब चेंज हो सकती हैं। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी हमें पता था कि इतने सारे हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो हमें पता चल गया कि वीक 2 से ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन तो एक तो नेसेसरी है, आएगा ही आएगा, एटलीस्ट क्विज 1 में तो ज़रूर आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया। लेकिन क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अब हो सकती है डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाए, क्वेश्चन सेम रहेंगे और फॉर्मेटिंग भी सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात पे ये अज्यूम कर लूँ कि सिर्फ मुझे इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चन आए ना आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ये थोड़ा गलत अप्रोच होगा। हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें ट्राई करना है एटलीस्ट। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो तो मैंने इस वीडियो में कवर कर ही लिए हैं, और जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे वो हम नेक्स्ट टाइम, मतलब जो भी एडिशनल वीडियोस आएंगी हम उसमें वो सॉल्व कर लेंगे, और उसके हेल्प से हम और भी चीज़ें सीखेंगे। कभी कभी होगा तो वी विल ट्राई टू टेक गेट के क्वेश्चन, बट वीक 2 आई मीन स्टार्टिंग के वीक्स में से गेट के क्वेश्चन एक भी नहीं थे। मैंने जो गेट का पेपर देखा उसमें रीलू वाले फंक्शन से कुछ क्वेश्चन थे, देन कुछ प्रोबेबिलिटी, मतलब जहाँ पे MAP ये वाले फार्मूला आई मीन ये वाले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए गए हैं प्रोबेबिलिस्टिकली, जहाँ अप्रोच देखी जाती है, फिर न्यूरल नेटवर्क वाले। तो उन सब से क्वेश्चंस मुझे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी सेम लगे। लेकिन इस सब से कोई गेट के क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इस सब टॉपिक को बस एक क्विज 1 की पर्सपेक्टिव से हमें समझना है। बाकी की चीज़ें आने वाली वीडियोस में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसकी वैल्यू सिंपली 10 हो गई। ओके, आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। फिर अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब हमें फीचर मैपिंग भी पता चल गई है कि फीचर जो 3 डायमेंशनल ले रहा था ना, लास्ट क्वेश्चन में हमें पता था कि इसका डायमेंशन हमें दिया गया था लास्ट क्वेश्चन में कि इसका डायमेंशन 3 है। इस क्वेश्चन में हमें 3 डायमेंशन नहीं बोला गया, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि
इसका जो मैपिंग है वो 3 कंपोनेंट है, तो 3 डायमेंशन से ही ये बिलॉन्ग कर रहा है। और यहाँ पे हमें ये भी बता दिया गया है कि इसका जो ट्रांसफॉर्म्ड मैप है वो 10 डायमेंशन है। अब हमें बोला गया है कि कौन-सा ट्रांसफॉर्मेशन सही है, कौन-सा ट्रांसफॉर्मेशन सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिंपली करना है फाई ऑफ, क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पे 1 2 मतलब एफ वाले वैल्यूज़ के टर्म में ना 1 2 -1, तो हमें यहाँ पे फाई ऑफ एफ ऑफ ट्रांसपोज़ या फाई एफ, इसकी वैल्यू हमें बेसिकली चाहिए। अगर मैं देखो कि x1 x2 की वैल्यू फाइंड करती थी तो इट इज़ x1 ट्रांसपोज़ x2, है ना? सेम रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे मुझे k f g की वैल्यू है, तो मैं कह सकती हूँ फाई ऑफ f1 ट्रांसपोज़ की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। f1 सॉरी फाई f ट्रांसपोज़, f1 तो मैंने यूँ ही लिख दिया। एफ़ की वैल्यू अब मुझे मिल गई है, और क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें 1 वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, -1 आ रही है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे कौन-सी वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की, इक्वेशन की, जिससे मुझे ये वाली मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं जनरल फॉर्म इसका देखना चाहूँ मैपिंग का, क्योंकि हमें पता है कि 10 डायमेंशन फीचर्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो 10 एलिमेंट्स तो उसमें प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट मेरे थे। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ बतानी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। इफ़ आई राइट इट लाइक दिस 1, ठीक है, देन √2, मैं ये वाला ऑप्शन अभी चेक कर रही हूँ 1, जो मतलब ये ऑप्शन सही है ना, मैं इसे अभी जस्ट वेरीफाई करती हूँ, फिर आपको इसका रीज़न बताती हूँ। फिर है हमारा √2 f1, देन हमारा √2 f2, √2 f3, देन f1 स्क्वायर, f2 f2 स्क्वायर, f3 स्क्वायर, √2 f1 f2, देन √2 f2 f3। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये जनरल फॉर्म ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस, वो किस तरीके का दिखना चाहिए, वो इस तरीके का दिखना चाहिए। ये मुझे कैसे पता चला, ये हमें फॉर्मेट याद करना पड़ेगा बहुत सारे केसेस में, क्योंकि हमें इंडिविजुअली नहीं पता कि कौन से कंपोनेंट इसमें हो सकते हैं। तो ये वाले ऑप्शन में देखो, यहाँ पे अगर मैं इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करूँ, f1 मतलब यहाँ पे अगर मैं 1 डालूँ, f2 मतलब यहाँ पे मुझे सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू डालनी है, f3 मतलब यहाँ पे मुझे -1 डालना है, थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू। अगर मैं सेम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो उसके बेसिस पे मुझे पता चल जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस यही है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप सिंपली वेरीफाई करके चेक कर सकते हो। √2 f1 क्या ले रहा है, 1 वैल्यू ले रहा है, तो √2 यहाँ प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। देन √2 f2 क्या ले रहा है वैल्यू, 2, तो 2 √2 भी प्रेजेंट है। देन f3 क्या वैल्यू ले रहा था, -1, तो यहाँ पे सिंपली जो भी मैंने ये रिप्रेजेंटेशन लिखी है, ये आपको सिंपली लर्न कर लेना चाहिए। अगर आपके 10 डायमेंशनल फीचर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैं वीक 3 की जब वीडियो लाऊंगी, तो मैं एक लिस्ट आपको पहले से ही मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ताकि मुझे ये रिमाइंडर रहे कि मुझे आपको लिस्ट देनी है। तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगी कि जब हम 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन को 6 में भेजते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, और 3 डायमेंशनल का फॉर्मेट क्या होता है। तो मैंने अभी जस्ट नोट कर लिया ये सारी चीज़ें। ये मैं वीक 3 की वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी, और आपको ये समझाने की भी कोशिश करूँगी कि ये हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, इन केस अगर आपको नहीं समझ आए तो। बट आप ये इक्वेशन से वेरीफाई करके आप सिंपली ये ऑप्शन डिराइव कर सकते हो। बाकी ऑप्शन तो मैं इनकरेक्ट कह ही सकती हूँ, क्योंकि जो 1 वाला कांस्टेंट होता है ना, 1 नंबर, वो सिर्फ एक ही बार आता है, वो सिर्फ एक ही बार आता है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल, यहाँ देखो f2 का स्क्वायर, f3 का स्क्वायर, यहाँ पे तो 2 बार, मतलब 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर सेम हो रहा है। लेकिन ये वाला मतलब √2 यहाँ पे, आई मीन √2 f1 की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, √2
सॉरी रूट 2 F2 की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, रूट 2 F3 की भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ थोड़ा-सा मतलब कन्फ्यूज़न लग रहा है अभी, तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आप बस इसका फॉर्मेट देख लो कि ये किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि मैं इसका रीज़न भी लाऊँ और तब आपसे ये अच्छे से मैं डिस्कस करूँ कि क्यों हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और क्यों हमने ये वाला सेलेक्ट नहीं किया। थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न अभी मुझे खुद को भी है, तो मैं इस पे अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। अच्छा, लियोइड्स एल्गोरिदम के बारे में बोला गया है। ओके, सो ये तो कुछ फैक्ट है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो हमने देखा था लाइव सेशन में क्या हुआ था, निकिता मैम ने समझाया था कि लियोइड्स एल्गोरिदम ऑलवेज कन्वर्जेस। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और फिर ये सेंसिटिव टू आउटलायर्स होता है। ये दोनों कंडीशन सही है। अब ये वाले कंडीशन ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएंगे, इट में फेल टू कन्वर्ज बिकॉज इस एल्गोरिदम का बेसिस ही यही है कि ये कन्वर्ज करेगा, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट ही होना है। फिर ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन दे भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये लोकल सोल्यूशन देता है। लोकल मतलब लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, या फिर कभी-कभी सोल्यूशन हमें नहीं भी मिलते हैं। आई मीन कन्वर्ज होता है इक्वेशन, लेकिन हमें ऑप्टिमल वैल्यू इसकी मतलब मिनिमम या मिनिमा या मैक्सिमा ये कितना होगा या कितनी मतलब कंस्ट्रेंट होंगे, ये हमें स्पेसिफिकली नहीं पता होती है। तो ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट ही होना था। लियोइड्स एल्गोरिदम भी मैं आपको कराऊँगी, लियोइड्स एल्गोरिदम की डेरिवेशन। सिंस आई एम रनिंग लेट, तो मैं इसकी डेरिवेशन आपको वीक 3 के स्टार्टिंग में बता दूँगी। आपको उसका रीज़न समझ आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप अगर खुद से भी चाहते हो तो आप देख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जो एल्गोरिदम है उसका पर्पस क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है और उसके क्या-क्या ड्रॉबैक्स हैं। अगर ये 3 चीज़ आपने देख ली उस वीडियो से, निकिता मैम ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था और मयूर सर ने भी बहुत अच्छे से दोबारा से समझाया था नेक्स्ट वाले टर्म में। मतलब बहुत सारे वीडियोज़ होते रहते हैं ना, वीक 1 लेक्चर 1, वीक 2 लेक्चर 2, तो आप उस सारी वीडियो को डेफ़िनेटली रेफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आप वो देखना चाह रहे हो, नहीं टाइम निकाल पा रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा वेट करना। मैं वीक 3 में ज़रूर लियोइड्स एल्गोरिदम और पुराने वाले क्वेश्चन का मैं उसका बेसिस बता दूँगी कि ये हम याद कैसे रखें कि ये जो ट्रांसफ़ॉर्म फीचर स्पेस है वो यही होना चाहिए। वो कोई और सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या कोई और सी वैल्यू है तो वो इनकरेक्ट क्यों है। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे इन लेटर वीक्स, आई मीन इन वीक 3 डेफ़िनेटली। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जो भी कुछ हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।